बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर सलीम फ्रॉम यूनाइटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज। और आज मैं एक बहुत ही अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ। ये एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें 3 है: एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज, हाई टेंशन नेटवर्क और एलटी नेटवर्क। तो अगर आपके इंडस्ट्री में अगर 11 केवी की डिस्ट्रीब्यूशन आती है, वो बॉटम लाइन पे आती है और वो यहाँ पे 11 केवी की, तो डिफरेंट ग्रिड स्टेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है और इस 11 केवी को फिर हम हाई ट्रांसमिशन लाइन पे 500 केवी तक के पाकिस्तान में ट्रांसमिशन लाइन है और फिर ये डाउन होके जैसे कराची में 220 केवी की भी ट्रांसमिशन लाइन है और ये ट्रांसमिशन लाइन से डाउन होके फिर 11 केवी ट्रांसफार्मर से 11 केवी आपके इंडस्ट्रियल यूनिट में जाती है, जिसके बाद आप ट्रांसफार्मर से इसको डाउन करके 400 वोल्ट अगर एलटी नेटवर्क है तो 400 तो बॉटम में आपका एलटी नेटवर्क 400 वोल्ट इस तरह मिलता है। ये अगर इसकी डिजाइन कंसिडरेशन अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें, ये कोर्स हैं डिफरेंट हवाले से, बहुत सारे कोर्स हैं जो जिसको एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज और लो वोल्टेज को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसी हिसाब से उसको बात ले सकते हैं। जैसे आईसी कोड है ये और उसमें आईसी के कोड्स हैं और ये उसी तरह अपनी डिवीजन करता है कि किसको हाई वोल्टेज कहेंगे और किस, जैसे आईसी 71 में रेंज ए, बी और सी आपके सामने स्लाइड के अंदर है और ये इसके हिसाब से लो वोल्टेज में आप किसी हिसाब से जब आप डिजाइन कंसिडरेशन में, इसी तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये रिंग मेन यूनिट भी हो सकता है, डबल फीडिंग सिस्टम भी हो सकता है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मेरी नॉलेज है 220 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन फीडर का सिर्फ ये आपका जो पीटीए प्लांट पहले कहलाता था पोर्ट कासिम पे, वो 220 केवी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका। मतलब जो फीडर आया हुआ है उसके भी 2 फीडर, एक दावेजी से आया हुआ है और एक पोर्ट कासिम से आया हुआ है, ताकि किसी किस्म की इमरजेंसी में दूसरे फीडर से भी वहां पे, तो ये एक रिंग मेन यूनिट है इसके अंदर। इसके हिसाब से अगर सिस्टम को अगर आप डिजाइन करने जा रहे हैं तो उसमें ये 4 और 5 आइटम बहुत जरूरी है आपके। और मैंने ये देखा है कि जितने भी कंसल्टेंट या हम लोग हैं या और भी सीनियर इंजीनियर्स हैं, बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। तो इसकी सिस्टम का एनालिसिस में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक तो उसकी सिस्टम की शॉर्ट सर्किट स्टडीज, और अभी जब मैं सॉफ्टवेयर आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका सर्किट ब्रेकर एप्लीकेशन स्टडी कि अगर वो आपका प्रोटेक्शन सिस्टम वैलिड है या नहीं। फिर प्रोटेक्टिव डिवाइस की कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। फिर लोड फ्लो स्टडीज है और मोटर स्टार्टिंग स्टडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप अपनी सोर्स ऑफ सप्लाई बनाएं, चाहे आप यूटिलिटी की सप्लाई ले, तो ये 4-5 आइटम आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वोल्टेज सर्जेस बहुत आते हैं, एटमॉस्फेरिक वोल्टेज सर्जेस, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो अपर लाइटनिंग प्रोटेक्शन से लाइटनिंग से आप क्या आ सकते हैं। ऑपरेटिंग वोल्टेज में कोई बड़ी मोटर किसी इंडस्ट्री में या बराबर में या वेल्डिंग हो रही है तो सर्जेस बहुत सारे आते हैं। ट्रांजिएंट इंडस्ट्रियल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सर्जेस caused by electrostatic discharge, कॉमन मोड वोल्टेज सर्जेस और डिफरेंशियल मोड वोल्टेज सर्जेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप सिस्टम को डिजाइन करने जाएं। अच्छा, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस वालों के लिए भी। अगर आप सिस्टम को डिजाइन करने जाएं तो इसकी रिलायबिलिटी, रेडी अडॉप्टेबिलिटी के आपके मतलब जितनी वोल्टेज आपको चाहिए, अगर आपकी मोटर है तो उसको वो मोटर मिलेगी। इकोनॉमी ऑफ ईज ऑफ मेंटेनेंस, कि आपको कल को कोई मेंटेनेंस की जरूरत हो तो आप उसकी मेंटेनेंस भी कर सके। एडुकेट ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जितना लोड आपने लेना है वो उसमें ट्रांसमिशन कैपेसिटी, जो केबल वगैरह डिजाइन है वो प्रॉपर है या नहीं। गुड वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, वोल्टेज आपकी प्रॉपर, अगर 400 वोल्ट है तो 400 वोल्ट आपकी टर्मिनल पे मिलनी चाहिए आपको। उसके बाद से केबल की डिजाइनिंग, सप्लाई वगैरह आपकी, और कंप्लायंस विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट में कितनी वोल्टेज चाहिए उसको, और प्लस माइनस टॉलरेंस लिमिट जो भी इसके ऊपर लिखी हुई है उसके मुताबिक वहां पे वोल्टेज आपको मिलनी चाहिए वहां पे। इसी तरह ये ट्रांजिएंट वोल्टेज, हाईएस्ट वोल्टेज, टेम्परेरी वोल्टेज, इक्विपमेंट वोल्टेज, पॉइंट ऑफ इंस्टॉलेशन पे, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिजाइन कंसिडरेशन में रखना बड़ी है। और सर्जेस को रिड्यूस भी किया जा सकता है। सेपरेट सिस्टम फॉर पावर ऑफ लाइटिंग, सेपरेट ट्रांसफार्मर फॉर सर्ज लोड, वोल्टेज स्टेबलाइजर, बहुत सारी चीजें, नई चीजें भी आ गई हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। सबस्टेशन कई हो सकते हैं, मेन सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर लोड सेंटर सबस्टेशन, पैकेज सबस्टेशन, गैरेज सबस्टेशन, कंटेनर सबस्टेशन। ये एक डिजाइन का कंसेप्ट मैंने दिया है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको जरूर नोट कर लें कि ये बहुत जगह मैंने देखा है, कराची में भी, और बोलिए कि आप जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसके लीनियर और नॉन लीनियर लोड की आपस में डिस्टिंक्शन जरूर कर लें। क्योंकि अगर आपने लीनियर लोड पे नॉन लीनियर लोड को डाल दिया
तो आपके बहुत प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। नॉन लीनियर वो है जो हार्मोनिक्स क्रिएट करता है, आपकी वेव फॉर्म को डिस्टॉर्ट करता है, जिसमें वीएफडीज है, आपके फोटोस्टेट मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और इंडस्ट्रियल फर्नेसेस हैं। तो उसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट नेटवर्क होना चाहिए, उसकी डिजाइन कंसिडरेशन अलग होनी चाहिए ताकि हार्मोनिक्स से आपको प्रॉब्लम ना आए। वो हम अलग किसी वक्त डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त तो ये है कि एक बेसिक मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक नेटवर्क आपको दिया है। तो ये एक छोटा सा एक है, लीनियर और नॉन लीनियर लोड को बिल्कुल अलग करें, और लीनियर लोड की डिजाइनिंग अलग होगी और नॉन लीनियर लोड की अलग। इवन मेंटेनेंस में भी मतलब हमसे कहा जाता है कि ये वीएफडी लगा दे। अब वीएफडी को कैसे लगाया जाए? वीएफडी 5th और 7th हार्मोनिक क्रिएट करता है, उसमें आपके प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएंगे आपको, अगर आपने नॉर्मल नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। तो ये मैं थोड़ा सा, आप इसके बाद फिर सॉफ्टवेयर भी जो फ्री सॉफ्टवेयर नेटवर्क पे अवेलेबल है, आपको सबको हमको उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मैं डिजाइन कर सके जाता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। अब ये जारी बात है, सबसे पहले तो आपने, अगर आप किसी एरिया का, किसी इंडस्ट्री का अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन के रेगुलेशंस क्या हैं? आईसी, पीएसक्यूसी हमारे यहाँ है, यहाँ पे पाकिस्तान में, और वीडी जर्मन है, एनईसी अमेरिकन है। और इस हवाले से आपने जनरल डिजाइन रेगुलेशन को स्टडी करना, वो क्या कहता है, वोल्टेज की टॉलरेंस कितनी है, फ्रिक्वेंसी की टॉलरेंस कितनी है, केबल की डिजाइनिंग किस तरह की जाए, इस तरह ये करना चाहिए। फिर उसकी प्रोटेक्शन है, जिसमें प्रोटेक्शन कैसे, इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन ऑफ सर्किट्स, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड हार्मोनिक फिल्टरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके जो आईसी के वोल्टेज स्टैंडर्ड्स है 6003A, आईसी 60364, फंडामेंटल मोस्ट इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। ये देखें, मैंने आपके पास सामने स्लाइड रखी है, ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। तो पहले तो आप ये देखें, पाकिस्तान में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे कोई स्टैंडर्ड्स कोई मानने पे तैयार ही नहीं है। पीएसक्यूसी अपने स्टैंडर्ड डेवलप कर रहा है, लेकिन ये कि उसका किसी लोगों को किसी पता नहीं आ रहा कि कौन से स्टैंडर्ड्स है। अगर अगेंस्ट द रेगुलेटरी अथॉरिटी पीएसक्यूसी के स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा वैलिड है, लेकिन हम ज्यादातर पाकिस्तान में आईसी ज्यादा चल रहा है इस वक्त। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टॉल्ड पावर लोड कैरेक्टरिस्टिक में हमेशा एफिशिएंसी की कंसिडरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी एक मोटर चल रही है 7.5 किलोवाट की, तो उसकी जो 100% शाफ्ट पावर पे जो उसकी एफिशिएंसी अगर 80% है तो या 90% है, तो उसी हिसाब से इस फार्मूले से आपको पावर निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको कनेक्टेड लोड निकालना पड़ेगा। ये जैसे कनेक्टेड लोड, ये जो लोड सर्वे करना पड़ेगा आपको किसी एरिया का, इवन किसी का भी। सबसे पहले आप कनेक्टेड लोड करेंगे। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें, डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर तो वही है कि अगर आपका एक पंप चल रहा है तो 0.7 और 0.8 पे चलेगा, इससे ज्यादा 100% तो बहुत मुश्किल है, चलते नहीं है। इसी तरह डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि अगर आपके दो पंप चल रहे हैं तो एक वक्त में वो एक ही पंप चलेगा, उसी हिसाब से इसका डाइवर्सिटी फैक्टर और नॉर्मल आईसी में लेस देन 1 होता है, तो डिमांड फैक्टर 0.6 0.7 अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लोड के हिसाब से डिपेंड करता है। और डाइवर्सिटी फैक्टर ये है कि 0.5 होगा, अगर आपकी स्टैंड बाई इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है तो 0.5 होगा। इससे जो हमारी मैक्सिमम डिमांड निकलेगी, इनको मल्टीप्लाई करके डिमांड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर टू द कनेक्टेड लोड, दैट विल बी योर मैक्सिमम डिमांड। तो आपकी डिजाइन कंसिडरेशन में मैक्सिमम डिमांड को लिया जाएगा, ना कि कनेक्टेड लोड को। यहाँ बहुत सारे लोग कनेक्टेड लोड, अगर आपका 1000 किलोवाट है और मैक्सिमम डिमांड तो आ रही है 600 किलोवाट, तो लोड डिजाइन कर देते हैं 1000 किलोवाट पे, जिसमें इकोनॉमिकली वो बैड डिजाइन है। आपके पैसे ज्यादा लगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया, तो आपने हमेशा उसको मैक्सिमम डिमांड पे डिजाइन करना है। सबसे पहले इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चॉइस ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर आपका मैक्सिमम डिमांड आ रही है आपकी 600 किलोवाट, तो आप पे ट्रांसफार्मर को चॉइस करेंगे 750 केवीए का। फिर चॉइस ऑफ पावर सोर्स, आपने अगर 11 केवीए ली है, अगर टैरिफ कंसिडरेशन आप देखें 500 किलोवाट के ऊपर आपको 11 केवी का वो लेना चाहता है, बल्क सप्लाई लेनी पड़ती है। 500 किलोवाट से नीचे आप एलटी का नेटवर्क भी यूटिलिटी कंपनी से ले सकते हैं। फिर लोकेशन ऑफ द सबस्टेशन ऐसी जगह हो कि जो सेंटर ऑफ द लोड के करीब करीब हो, उतना ही बेहतर होगा, उतना इकोनॉमिकली आपको पैसे कम खर्च होंगे, क्योंकि केबल की डिजाइनिंग उसी हिसाब से। फिर एक वोल्टेज ड्रॉप कंसिडरेशन, ये मैक्सिमम आपकी नॉर्मली ±3% के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप की कंसिडरेशन 3% है, लेकिन अप टू सबस्टेशन या यूटिलिटी कंपनी ये तकरीबन 8% तक अलाउड है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट कंसिडरेशन बड़ी जरूरी है कि सिस्टम की शॉर्ट सर्किट आप कैलकुलेट करें, वो हम आपके सामने अभी शेयर करेंगे। फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी और लोड सर्वे,
ये डिजाइन कंसिडरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने, मैं अगेन डिजाइन कंसिडरेशन में अब ये कह रहा हूँ कि लीनियर और नॉन लीनियर लोड को अलग अलग करें। लीनियर लोड की डिजाइनिंग अलग होगी और नॉन लीनियर लोड की डिजाइनिंग अलग होगी, तो नहीं तो बाद में आपको मेंटेनेंस के बड़े प्रॉब्लम इसके अंदर आएंगे। अब ये देखें स्टेप्स फॉर डिजाइन कंसिडरेशन, जो अभी मैंने बातें की है उसका एक ब्लॉक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है। आप जितनी कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे वो शॉर्ट सर्किट के मुताबिक कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन स्कीम तभी डिफाइंड हो सकेगी प्रॉपर। नहीं तो अगर आपने गलत शॉर्ट सर्किट के हिसाब से लगा दिए तो फायर के बहुत एक्सीडेंट। सेफ्टी कंसिडरेशन की अभी मैं आपसे बात करूंगा, तो सेफ्टी कंसिडरेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटी सी वर्क एग्जांपल है जिसमें मैं आपको एक बता रहा हूँ कि 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है और ये है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन 1000 kVA से 400 वोल्ट का। और इसका हमने थोड़ा सा एक डिजाइन कंसिडरेशन की है और इसके पे सब डिजाइन है नीचे यहाँ पे। अगर इस डिजाइन को अगर आप देखें तो ये देखें इसका करंट अगर आप मैं कैलकुलेट करें 420 मैंने लिया स्टैंडर्ड, तो इसका करंट आएगा टोटल 1374 एम्पियर। लेकिन एक चीज देखना बड़ी जरूरी है, 13 से 74 ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट है, लेकिन हमारी डिजाइन में टेम्परेचर का इम्पैक्ट डालना बड़ा जरूरी है। उसके लिए ये बड़ा जरूरी है कि इसके K1, K2, K3 K7 तक फैक्टर्स होते हैं। अगर आप ये टेबल मिल जाते हैं आपको, और अगर ये K2 मतलब टेम्परेचर आपका, अगर आपने इंटीरियर सेल में कहीं लगाना है 50 का है तो उसका 0.79 के करीब आता है फैक्टर, 0.75 0.79 के करीब। तो अगर फिर इसका करंट जो है ना आपका, आपको 1676 जैसे इस एग्जाम्पल में आ रहा है, तो आपने 1676 के हिसाब से केबल की डिजाइनिंग करनी है। केबल आपका उस तक सस्टेन कर सके, क्योंकि केबल डीएरेट हो जाएगा। जो केबल में टेबल होते हैं, जितने टेबल आपके केबल के करंट रेटिंग के, ये 30 डिग्री स्टैंडर्ड है आईसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक, बीबीएस के एक्चुअली बीएसएस 7671 के मुताबिक भी यही चल रहा है यहाँ पे। तो आपको अब जो केबल लेना होगा 1676 में, इस एग्जाम्पल में हमने अपने चार्ट देख के 558 एम्पियर का टेबल लिया है और वो 3 फेज 4 आपने इंडिकेट दैट क्रॉस सेक्शन इज 240 मिलीमीटर का हमने सेलेक्ट किया है। लेकिन ये कि ये टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखना बहुत जरूरी है। हमने एक्सएलपी केबल लिए कि अगर न्यू ट्रेंड में आजकल एक्सएलपी केबल है, पीवीसी केबल जो है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ है उन्होंने पीवीसी बैंड करके एक्सएलपी केबल कर दिया लो वोल्टेज पे भी। हालांकि लोग समझते हैं सिर्फ हाई वोल्टेज पे होगा, लेकिन लो वोल्टेज पे भी एक्सएलपी केबल कर दिया है। और इसका जो टेम्परेचर मैक्सिमम है वो 90 डिग्री है और पीवीसी का 70 डिग्री है, तो इसकी लिमिट बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा सेफ है। इस तरह ये हमने एक करंट निकाल लिया 1676 एम्पियर। और इसके बाद फिर आप इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। सिंपल फार्मूला रो इंटू एल बाई ए के हिसाब से ये रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस हमने अज्यूम की कि ये ना 8 ओम, मतलब ये कि यहाँ पे ये 0.12 मिली ओम पर मीटर वाला एडवाइस, ये केबल वालों ने हमें एडवाइस किया था, तो हमने इस हिसाब से ले लिया। 8 मीटर का ये केबल है, डिस्टेंस है, तो ये हमने छोटा सा इसमें छोटी सी एग्जाम्पल डाली है। मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन K1 तो ये है, उसकी रेंज ये सब आपको चार्ट में मिल जाता है। मेजर ऑफ द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, अगर 2 पावर केबल साथ साथ जा रहे हैं उसी वजह से केबल डीएरेट होगा। और K इज द मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट K3 है जो टेम्परेचर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये हमें हमेशा डिजाइन कंसिडरेशन में इसको रखना बड़ा जरूरी है। अगर आपने डिजाइन कंसिडरेशन में गलत फैक्टर ले लिया तो या तो ओवरहीट हो जाएगा केबल, या आपने कोई ज्यादा ले लिया तो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह C2 और C3 को हमने डायमेंशन किया है, और ये अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर है। अगर आपके पास कोई सवाल हो, इसी तरह ये फिर कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट है कि 500 kVA का एक ट्रांसफार्मर है, उसकी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस लेके ऐड करके हमने सिंपल फार्मूले से इसका शॉर्ट सर्किट निकाला। ये देखें आपने इसका शॉर्ट सर्किट निकाला है, टोटल इंपेडेंस निकाल के। और नॉर्मली भी शॉर्ट सर्किट में कई मेथड होते हैं, जिसमें आपका परसेंटेज इंपेडेंस मेथड है, पॉइंट टू पॉइंट मेथड है, शॉर्ट केवीए मेथड है, और सबसे ज्यादा जो अगर आईसी के मुताबिक इस्तेमाल होता है पर यूनिट मेथड। ये हम आपके सामने अभी सॉफ्टवेयर में भी आपको बड़ी आसानी से आपको वो बताएंगे। तो अगर आपका शॉर्ट सर्किट करंट इसमें आया 26.5 के, तो आपके जितने कंपोनेंट, अगर आप उस ड्राइंग में भी जाएं पहले सिंगल लाइन डायग्राम में, तो आपका ब्रेकर 26.5 के से ऊपर होना चाहिए। अगर 30 के का अवेलेबल है तो आप 30 के का लगाएंगे वहां पे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपोनेंट के सिलेक्शन में। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में देखा है कि गलत कंपोनेंट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बाद में बड़े प्रॉब्लम और फायर के इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस शॉर्ट सर्किट पे बेस पे आपका जो अर्थिंग कंडक्टर, जिसको पीई कंडक्टर भी कहते हैं, उसकी भी डिजाइनिंग है। अगर आप ये देखें, इसका फार्मूला तो है
कि रूट अंडर स्क्वायर ISC इंटू रूट ऑफ T अपॉन K, ये K कांस्टेंट फैक्टर है जो 176 यहाँ पे हमने 4 से लिया है, और इसमें शॉर्ट सर्किट करंट 26.5 K था, और टाइमिंग ऑफ द ब्रेकर ट्रिपिंग T इज 0.1, तो वो इस हिसाब से, और 176 इसको डिवाइड किया तो 47.6 और 50 मिलीमीटर का प्रोटेक्टिव कंडक्टर इसके अंदर बहुत जरूरी है, ये मिनिमम है। अगर बाज लोग तो ऐसा है कि 185 का लगा देते हैं, ये आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट इस वक्त 50 mm से ज्यादा नहीं है अगर अर्थिंग कंडक्टर आपने लगाना है। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसी डिफरेंट C1 और C2 सर्किट्स का अलग अलग कंडक्टर साइजिंग निकाली है और शॉर्ट सर्किट के हिसाब से। अगर आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे, जो इक्विडेल के सॉफ्टवेयर में आपके सामने प्रेजेंटेशन करने वाला हूँ, तो वो जो है ना आपको बहुत ज्यादा आसानियां मैसेज, और ये फ्री अवेलेबल है मार्केट से, तो आपका पूरा डिजाइन यहाँ पे हो जाएगा। देखें ये एक है परसेंटेज इम्पीडेंस मेथड, इसमें पूरे फार्मूले दिए हुए हैं और एग्जाम्पल को भी कुछ सॉल्व किया है। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइनिंग के अंदर कि अर्थिंग सिस्टम होता है TT, TN और IT, और TN सिस्टम में, TN में C और S मतलब कॉमन न्यूट्रल एंड न्यूट्रल सेपरेट, तो उसमें ये एक फार्मूला है जिसमें इसकी लेंथ ऑफ द लूप भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये चार्ट, ये नहीं है कि आपने एक जगह अर्थ कर दिया तो वो सारे पूरे सर्किट में चलेगा, तो मैक्सिमम लेंथ लूप भी यहाँ से इस फार्मूले से आपको यहाँ से निकल सकती है। इसी तरह ये वोल्टेज ड्रॉप हमने निकाली हुई है, ये सिंपल फार्मूला है, और ये परसेंटेज आप निकालें तो अगर आप, अब ये आपने डिसाइड करना है 3% वोल्टेज ड्रॉप है, अगर आगे और भी आ जाएगा वहां पे, ये एल मैक्सिमम भी इसकी निकाली है 50 मीटर तक ये पे आ रही है। अनबैलेंसिंग का बड़ा मसला है, मेंटेनेंस वाले तो इसमें बहुत ही परेशान है। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो भी रिलीज की है, तो इसमें आपको कोड के मुताबिक अनबैलेंसिंग 1%, IEC के कोड में भी 1% से ज्यादा अलाउड नहीं है, नहीं तो 2% है। मतलब ये अनबैलेंसिंग है, आपको हीटिंग प्रॉब्लम, इक्विपमेंट में हीटिंग पैदा हो जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो आप खाम में मेंटेनेंस, मोटरें आपकी जलेंगी, आपके कंपोनेंट खराब होंगे, तो अनबैलेंस भी उसमें, इसको बैलेंस रखना बड़ा ही जरूरी है। इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, कैपेसिटी, सबको प्रॉब्लम होगा। अब ये 2% भी, मतलब 1 to 2% कहते हैं, ये डिफरेंट कोड्स है। आप मेरे ख्याल में इसको 1% पे लेके जाए, मेरा एडवाइस ये है तो 1% तक मेंटेन करने की कोशिश करें। मैंने सारी उम्र मेंटेनेंस में काम किया, लेकिन ये मुझे एक आइडिया नहीं था अनबैलेंस वोल्टेज, जितनी अनबैलेंस वोल्टेजेस होती थी प्लांट पे, उससे हमारे इक्विपमेंट, मोटरें बहुत जलती थी, हमें इसका आइडिया नहीं था। जैसे हार्मोनिक्स का हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, हार्मोनिक्स की वजह से आपके इक्विपमेंट, अगर हार्मोनिक्स इम्पैक्ट करेंगे, आप इसकी उन्होंने प्रॉपर आपने नहीं किया तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। इसी तरह अनबैलेंस वोल्टेज का अगर आपने ख्याल नहीं किया, मेरी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो अनबैलेंस वोल्टेज में मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाई है, वो MG1 से भी कोड लिया हुआ है, सारे कोड भी दिए हुए हैं, उसके क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, मोटर की एफिशिएंसी भी डीरेट हो जाएगी, सारी चीजें प्रॉब्लम आएंगी। और ये कंडक्टर साइज आपने पिछले बार भी निकाला है, तो उसमें फ्यूज किस टाइप के लगे तो वो उसी रेटिंग इस चीज की आपसे यहाँ पे दी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं। अब ये जैसे मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप लिमिट की IEC के कोड के मुताबिक है कि लाइटिंग के लिए 3%, अदर यूजर्स के लिए 5% है, कंज्यूमर HV/LV पे 6% और 8% तक आपको, अगर आपको डायग्राम भी एक नजर आ जाएगा इसकी लिमिट के हवाले से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 8% वोल्टेज ड्रॉप तक आपको अलाउड है वहां पे। और ये देखें, ये डायग्राम देखें, इसके अंदर पूरा नेटवर्क का दिया हुआ है कि 8% तक आपको अलाउड है। नॉर्मली 3% लेते हैं, NEC कोड 3% कहता है, मतलब ये कि, लेकिन ये कि ये पूरा IEC के कोड के मुताबिक अप टू वहां से सोर्स से लेके कंज्यूमर तक 8% तक अलाउड है यहाँ पे IEC कोड के मुताबिक। अब जैसे ट्रांसफार्मर्स है, ये डिफरेंट ट्रांसफार्मर, ये डिजाइन कंसिडरेशन के हिसाब से है कि अगर शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर का अलग अलग होगा, और ट्रांसफार्मर जो है ये क्या कहते हैं, लिमिट करता है शॉर्ट सर्किट करंट का, जो यूटिलिटी का आ रहा है, लेकिन हर ट्रांसफार्मर का अपना अपना शॉर्ट सर्किट करंट होगा, तो इनको आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट है। ये थोड़ा सा मैंने डिजाइन कर बहुत ही सिंपल करके आपके सामने भेजने की कोशिश की है, लेकिन खुदा के लिए आप लोग, मतलब ये कि डिजाइन कंसिडरेशन में, इवन मेंटेनेंस में, तो नई मोटर भी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें इन कंसिडरेशंस का जरूर ख्याल रखें। अब मैं सेफ्टी एस्पेक्ट्स पे आता हूँ आपके साथ। अब ये सारा आपने डिजाइन तो किया है, सब कुछ किया, इसलिए कि इसकी एक इम्पोर्टेंट है कि इसके सेफ कैसे रखा जाए, और सेफ्टी की कंप्लायंस सबसे कम होती है हमारे पाकिस्तान में, जिसमें शॉर्ट सर्किट की कंसिडरेशन,
अर्थिंग की कंसिडरेशन, इसका कंसेप्ट लोगों को नहीं है। और मैं मेंटेनेंस में अगर आप हैं, चाहे डिज़ाइन में हैं, आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो इस हवाले से मैं अगर आपके सामने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, अगर आप ये देखें, अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आप देखें, अब ये देखें, ये एक 500 kVp ऑन लोड आइसोलेट किया गया है। अगर आपकी अवेयरनेस नहीं है, जैसे हमें प्लांटों पे होता है कि जी कूपन को बंद रखें, इसकी सर्कुलेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहां पे, तो ये कैसे, अगर मेरे को अवेयरनेस होगी तो फ्लेम कितना ऊपर गया है, तो मेरी डिजाइनिंग भी कंसिडरेशन में ये सारी चीजें उस वक्त अकाउंट फॉर होनी चाहिए वहां पे। ये बड़ा ही जरूरी है आपको यहाँ पे। इसी तरह ये देखें, वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोजन है आर्क फ्लैश की वजह से, तो आपको आर्क फ्लैश का भी हिसाब रखना पड़ेगा। उसकी अगर रिक्वायरमेंट है, ये बड़ा एक्सपेंसिव सोल्यूशन है, तो आर्क फ्लैश की प्रोटेक्शन कैसे की जाए, ये इसका कोड है NFPA 70E। तो उस हवाले से ये बड़ा जबरदस्त इसकी एनालिसिस होता है। आर्क फ्लैश एनालिसिस वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, लेकिन ये कि यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए उसके हवाले से यहाँ पे भी। इसी तरह ये लर्न टू एक्ट वर्क सेफली, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे, जैसे अगर आपने आजकल देखा है कि कोरोना के लिए भी कोई सेफ प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा, लोग अवॉइड कर रहे हैं। पता नहीं, मैं तो नहीं कुछ कह सकता इसमें, लोग क्यों नहीं इसको सीरियस ले रहे हैं। सेम इज द केस इन इलेक्ट्रिकल में भी लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेते। आप अपने घरों पर देख ले, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ, आपके घर में प्रॉपर सेफ कंप्लायंस है एज पर कोड और स्टैंडर्ड? इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी कंपनी में आप चले जाएं तो वहां टोटल 99% 100 गलत काम किया हुआ है। मैं तो बिल्कुल स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और मैंने इसमें बहुत फाइट भी है। पिछली बारिशों में भी आपके 100 बंदे मर गए, लेकिन ये कि अभी तक वही का वैसे ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली ये समझना कि हमने अर्थिंग कर ली है तो आपका जो है ना सारे प्रॉब्लम हल हो गए, ये जिसे टोटली रॉन्ग कंसेप्ट। आपको अपनी सेफ कंप्लायंस के लिए ये देखना है कि आपका प्रोटेक्शन सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके लिए सिर्फ सेफ्टी आपकी सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ की है। तो पावर ऑफ का अगर आपको, मैं अभी चार्ट में कई स्लाइड में भी आ जाएगा कि अगर आप LT में, अगर मैं घर पे हूँ या इंडस्ट्री में, ज्यादातर 400 वोल्ट हम कंज्यूम करते हैं, तो 3 फेज में IEC कोड के मुताबिक 0.7 सेकेंड ट्रिपिंग मैक्सिमम टाइम है, और 0.1 या 0.2 सेकेंड है आपका LT के ऊपर सिंगल फेज पे। तो आप अपनी प्रोटेक्शन सिस्टम उसी हिसाब से देखें काम भी कर रही है या नहीं कर रही। किसी की कोई प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं करती, रिले पे अगर सेटिंग है तो मतलब ये कि इसकी प्रॉपर है या नहीं है, ये तो कोई सोर्स यूटिलिटी कंपनी बता सकती है, मैं नहीं बता सकती। लेकिन आपको अर्थिंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको अर्थिंग सिस्टम को खाली ये मत समझे कि चाहे इंडस्ट्री में, चाहे घर में, चाहे मशीन के लिए आपने गड्ढा खोद के रॉड लगा दी और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप सेफ हो गए। नो, आप पूरे सिस्टम, और इसका जो है NFPA NEC के कोड में बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि आप अर्थिंग सिस्टम की अगर इंस्पेक्शन भी करें, उसमें 3 रिक्वायरमेंट्स बड़ी जरूरी है। एक 3 रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो ये कि आपका इतना सफिशिएंट करंट प्रोड्यूस हो कि जो आपके प्रोटेक्शन को इमीडिएटली विद इन द लिमिटेड टाइम ट्रिप कर सके। जैसे अगर आपका, मैंने फार्मूला अंडर रूट I²SC × T/K, तो अगर उसको ट्रिप करेगा 0.7 सेकेंड में या 0.1 सेकेंड में उसको ट्रिप कराना, तो ये इंजेक्शन टेस्ट से इसका पूरा टेस्ट होना चाहिए। सेकेंड है कि आपका OPD उसको सस्टेन कर सके उस शॉर्ट सर्किट को, और अर्थिंग की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज है कि कंटिन्यूटी कंटिन्यूस है भी नहीं, आपका जो प्रोटेक्शन ब्रेकर लगा वो अर्थ से कंटिन्यू है या नहीं। तो ये 3, जब भी आप इंस्पेक्शन करें प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो अर्थिंग के लिए ये 3 कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। ये NFPA बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, और ये आप ये 3 चीजें, OPD सिलेक्शन है, कंडक्टर साइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंडक्टर साइजिंग में आपने, अब ये बहुत सारे लोग, मैं भी प्लांट पे था, मैंने सारी उम्र मेंटेनेंस का काम किया है। इलेक्ट्रिशियन आपसे पूछते थे कि कंडक्टर का साइज क्या होना चाहिए, हमें तो उस वक्त आइडिया ही नहीं था बिल्कुल ही। तो कंडक्टर साइज में ये फार्मूला अंडर रूट I²SC × T/K, या फिर एक ये है कि अगर आपका 16 मिलीमीटर तक केबल है तो मिनिमम साइज जो फेस का कंडक्टर है वो आपने कंडक्टर लगाना है, और अगर आपने क्या कहते हैं 16 से 35 है तो मिनिमम कंडक्टर साइज आपका 16 mm होगा, और मोर देन 35 मिलीमीटर स्क्वायर का फेस कंडक्टर है तो हाफ ऑफ द फेस कंडक्टर। बाद का ये होता है कि ये हार्मोनिक की वजह से इन कंडक्टर का साइज बढ़ाना पड़ता है ताकि थर्मल हीटिंग ना हो।
ये सारी कंसिडरेशन आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे इसके हवाले से। इसके कोर्स एंड स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, मतलब ये आप ये देखें कि इतने ओशरा के, एनसी के, एनईसी के, एनएफपीए के, मतलब ये कि मैं तो हैरान हूँ कि दुनिया ने इतना काम किया हुआ है, हमने कुछ काम नहीं किया हुआ। यहाँ पे हमारी रेगुलेशन और सेफ्टी की कंप्लायंस तो बिल्कुल ही नहीं होती। यहाँ पे अभी भी ये देखें हमारी स्टैंडर्ड ऑफ डेवलपमेंट सेंटर के ये जितने कोर्स अंडर राइटिंग लेबोरेटरीज है, पाकिस्तान में तो कोई एक लेबोरेटरी नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी किसी भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ एफएटी टेस्ट होता है जिसमें वो टेस्ट करके आपको बता देते हैं, लेकिन वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। लोगों को 15-15, 20-20 साल से कूपन लगे, उसकी ना अर्थिंग की टेस्टिंग होती है ना इसकी कोई टेस्टिंग होती है, यहाँ पे कराते नहीं है। इसी तरह ये सेफ्टी टूल्स हैं, कुछ आपके ग्लव्स है, आपके हेलमेट है। अब हेलमेट भी यहाँ पे, ग्लव्स भी मैंने देखा है, सुना है और देखा भी है कि गाड़ियों के ट्यूब से ग्लव्स बन जाते हैं और उसमें लेवल के लिए का ठप्पा लगा दिया जाता है। तो खुदा के लिए इसमें कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको PSQC इसमें अथॉरिटी है उसको चेक करना चाहिए। लेकिन ये कि ये हम लोगों को फेयर होना पड़ेगा, मतलब नहीं तो हम लोग बड़े क्रैशेस में हैं और आ जाएंगे। ये सेफ्टी टूल्स हैं, बूट्स हैं आपके, अगर आप यहाँ देखें, एक ये देखें बूट्स के लिए आपको कोई ऊपर से चीज़ गिरेगी, इसमें आगे स्टील की क्या कहते हैं वो स्ट्रिप लगी होती है, तो आप सेफ रहे कि जूते में कोई चीज़ गिरे तो आपको ना लगे। यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि PPE जो आपका प्रोटेक्शन है IEC के कोड के मुताबिक है। ये यहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं तो आपके बाल शॉर्ट होने चाहिए और इसी तरह स्टीव टाइटली ऊपर टाइट होनी चाहिए, बटन बिल्कुल फास्टेंड होने चाहिए, कवरऑल करेक्ट लेंथ का होना चाहिए और सेफ्टी शूज आप पहनेंगे। यहाँ पे इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो PPE है या डांगरी है, ये कॉटन की इलेक्ट्रिकल के काम करने वालों को बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। आर्क रेजिस्टेंस होनी चाहिए नॉर्मली। आर्क रेजिस्टेंस थोड़ी सी महंगी पड़ती है क्योंकि मैंने देखा है ये प्लांटों पे टेक्नीशियन वगैरह को कभी लाइव पैनल पे ही काम करना पड़ता है। जनरली मल्टीनेशनल वाले कहते थे कि हम तो कभी लाइव पैनल पे काम, आपने मेजरमेंट लेनी है, कोई रीडिंग लेनी है, उस पर कैसे मतलब ये आपको ये चल सकेगा वहां पे। तो आप एक तो ये खैर मैंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में देखा है कॉटन की वर्दी जो मैकेनिकल वालों को इश्यू थी वो इलेक्ट्रिकल वाले भी वही पहने थे। और एक और ये ख्याल याद रखना है कि कोई मेटालिक चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप घड़ी भी नहीं पहन सकते, कोई जंजीर नहीं पहन सकते और वर्दी आपकी आर्क रेजिस्टेंस होनी चाहिए। आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आर्क रेजिस्टेंस आपकी इलेक्ट्रिकल वालों के जितने स्किल्ड पर्सन है तो उनकी वर्दी भी को नॉन आपकी कॉटन होनी चाहिए ताकि कोई ब्लास्ट हो, आर्क फ्लैश हो तो कोई आपको आग वाग ना लग सके। यहाँ पे ये इतना बड़ा जरूरी एक है बहुत ज्यादा। यहाँ पे अब देखें स्क्रू ड्राइवर्स, यहाँ तो मैंने देखा है कि बहुत लोग बड़े गलत स्क्रू ड्राइवर्स इस्तेमाल करते हैं। ये इंसुलेटेड है और इनकी भी इंसुलेशन टेस्ट होना चाहिए कि जितनी भी इंसुलेशन है उसको 1000 वोल्ट के इंसुलेशन से इसको टेस्ट करें। यहाँ पे इसका मतलब ये कि टेस्टिंग प्रोसीजर तो इंसुलेशन का मैं आपको बता सकता हूँ, इसमें इंसुलेशन टेस्ट है, फिर आपका पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट है और इसके बाद डाइलेक्ट्रिक टेस्ट है। तो ये पूरे टेस्ट होने चाहिए। जो टूल्स आप इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल करें वो प्रोटेक्टिव होने चाहिए। ये ना ख्याल रखें कि ऑफ है, मतलब ये कि आप न्यूट्रल को भी कभी ऑफ ना समझे, आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसमें सेफ्टी मेजर्स में आपको बड़ा ही जरूरी है कि आप ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन, आप डबल, अगर आपके कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो ये जो क्लास 2 इंसुलेशन मीन्स के डबल इंसुलेटेड होने चाहिए। इम्पोजिशन ऑफ बैरियर्स ये तो पैनलों में सब निकाल देते हैं। इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग कि आपने पूरे जो अर्थिंग की है वो इक्विपोटेंशियल होनी चाहिए और इसकी इलेक्ट्रिकल सेपरेशन भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसी तरह आप एक फायर इस लोकेशन में भी RCD लगा सकते हैं। अगर आपका जो है ना क्या कहते हैं जो TT सिस्टम ऑफ अर्थिंग है जिसके अंदर हम कहते हैं कि ग्राउंड के थ्रू सॉइल रजिस्टर के थ्रू रिटर्न पाथ बनता है, तो उसमें RCD में TT सिस्टम में ये लगाना बहुत जरूरी है। अगर मेन लाइन है तो 100 to 500 और उसके बाद कंज्यूमर एंड पे अगर लाइटिंग की डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है तो वहाँ पे आपको 30 मिलीएम्प्स की सेंसिटिविटी का RCD लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही जरूरी है और लोग चूंकि पैसे खर्च होते हैं इसलिए लोग नहीं लगा रहे। KSC ने कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ, के इलेक्ट्रिक ने कहीं पे भी नहीं लगाया हुआ और इसीलिए लोग मर भी रहे और अर्थिंग सिस्टम को कोई डिफाइंड ही नहीं कर रहा
कि किस तरह डिफाइंड हो, मेरी कंटिन्यूटी ऑफ अर्थिंग है भी या नहीं। अब अगर आपने, मैं आपको बता दूं आपको, जैसे 3 सिस्टम है, टीटी, टीएन और आईटी। तो टीएन में 2 सिस्टम होते हैं, टीएनसी और टीएनएस। और टीएनसी में बाज़ जगह जहाँ फायर हैजर्ड्स है या पब्लिक ऑडिटोरियम है या पब्लिक बिल्डिंग्स है, वो टीएनसी अलाउड ही नहीं है। सी मीन्स के न्यूट्रल और अर्थ कॉमन है, वहाँ अलाउड ही नहीं है, फायर हैजर्ड के बढ़ने के चांसेस हैं। और आपके कंप्यूटर या सर्वर रूम्स हैं वो टीएनएस या आईटी है, आइसोलेटेड टेरा। तो जितने क्रिटिकल जगह है, आपकी हॉस्पिटल्स है, आपकी ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पे आईटी, आइसोलेटेड टेरा एक इटालियन वर्ड है जिसमें अर्थ कनेक्शन है। तो उसमें न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते, तो उसकी फर्स्ट फेज पे आपकी ट्रिपिंग नहीं होती, तो सेकंड आपकी कंटिन्यूटी जारी रहती है। और आपकी सेकंड फेज में फेस टू फेस फॉल्ट आएगा तो फिर ट्रिपिंग होगी। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हम लोग हमेशा ओमिट कर जाते हैं। सिर्फ हम लोगों को ये पता कि बल्ब जल गई, मोटर जल गया, मोटर चल गई, बस इससे ज्यादा हमारी कोई कंसिडरेशन होती नहीं यहाँ पे लोगों पे। अर्थिंग ऑफ ऑल एक्सपोज कंडक्टिव पार्ट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग नेटवर्क। मतलब आपने प्लांट के अंदर इक्विपोटेंशियल रखना है, ताकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करेगा तो आप भी डेंजर में आएंगे। इसी तरह ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन विद लिमिटेड टाइम, मैंने आपको बताया कि 0.7 सेकंड से 0.1 सेकंड या 0.2 सेकंड ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन हो जाना चाहिए अगर कोई फॉल्ट आती है वहाँ पे। और जितने भी केबल ट्रेज हैं, पाइपिंग है, अगर आपके प्लांट पे हैं, जितने भी मेटेलिक पार्ट जिसके ऊपर करंट फ्लो कर सकता है, जिसको हम कहते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, ये मतलब वो सारा ग्राउंड होना चाहिए। और उस ग्राउंड की इंस्पेक्शन भी होनी चाहिए कि इसके ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी है या नहीं। उसी हवाले से इसकी प्रोटेक्शन सिस्टम प्रॉपर रेटिंग की लगी है या नहीं लगी हुई। अगर मेरा शॉर्ट सर्किट करंट 10K आ रहा है और 10K का मैंने पीछे लगा दिया इक्विपमेंट 40K का, तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा। या विद थर्मल हीटिंग से वो टाइम ज्यादा लेगा, तो उसमें आपके ब्रेकडाउन के ज्यादा चांसेस हैं। आपको ये बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, यहाँ पे ये एहतियात करनी पड़ेगी आपको। यहाँ अब ये सिंपल से एग्जांपल देख ले, इसमें सेफ्टी ये नहीं है कि मैं अर्थिंग लगा दूं, सेफ्टी ये है कि जिसका जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो फ्यूज लगा हुआ है वो ट्रिप हो जाना चाहिए। अब ये 220 मिलियम्स का करंट अगर बॉडी में मेरे थ्रू पास करेगा तो ये मेरे लिए बहुत डेंजर है। और इसका जो 0.3 से 0.03 सेकेंड तक का लिमिटिंग टाइम है। मतलब एक आपको अगर आपने ह्यूमन सेफ्टी रखनी है तो ये आपने क्या कहते हैं, इसकी अर्थिंग, खाली अर्थिंग करना ही जरूरी नहीं है भाई, इस अर्थिंग की कंटिन्यूटी भी विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन आपको चाहिए, क्योंकि करंट जो रिटर्न होगा हमेशा सोर्स की तरफ होगा। तो अगर ये चाहे टूटा हुआ है या लगा भी हुआ है, वो अर्थ की कंटिन्यूटी आपको नहीं मिल रही, यू आर नॉट सेफ। ये आपको देखना बहुत, अगर इलेक्ट्रिक शॉक से बचना है। ये बड़ी अच्छी मतलब ये कि हमने देखी थी यहाँ पे ये एक स्लाइड है कि जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक से मैन और वुमेन को क्या क्या हो सकता है। और इसमें आईसी का एक चार्ट भी है जो आपको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके आपको बताएगा कि ये क्या क्या चीजें आपके साथ हो सकती थी यहाँ पे। अभी आप ये देखें इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ये बर्निंग कितनी सीवियर है। अब आप प्लांटों में देखने का तो इसी तरह की वायलेशन मिलेगी वहाँ पे। अब मैं अगर कोई प्रोटेक्शन, अगर कोई अलार्म बज गया है कुछ है और मैंने पावर ऑफ करनी है, तो सामने ये सारी हैवी चीजें पड़ी हैं, मैं पावर ऑफ कर ही नहीं सकता, ब्रेकर को ऑफ ही नहीं कर सकता। ये सेफ्टी की ये डिजाइन में आपको इसकी लोकेशन के वाले से बड़ा सारा सब ये आम प्लांटों में मैंने तो देखा है, मैंने भी शारीमर प्लांट पे काम किया है, तो ये मैंने देखा कि यही चीजें हैं। उससे इम्पोर्टेंट सिर्फ होती है कि प्लांट का पहिया घूमता रहे, चाहे वो मरता है तो मर जाए। प्राइवेट सेक्टर में तो ये बहुत ही ज्यादा है। मल्टीनेशनल्स कुछ आपकी सेफ्टी की कंप्लायंस करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि इसको, लेकिन हम लोग बाय नेचर, क्योंकि हम इसको भी शादत समझते हैं। अभी आप देखें ये प्लांट की आम चीज़ है, आम चीज़ें ये प्लांट के ऊपर ये जितना मतलब है कि मगर आप ये देखें प्लांट पे हमने भी काम किया है और इसी तरह काम करते रहे और गलत तरीके से काम करते रहे। आप ये देखें ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है इसके भी चार्ट है, लिमिट है, इससे ज्यादा अगर आप अभी एक्सटेंशन कॉर्ड नहीं लगा सकते। लेकिन हमारे प्लांटों में, दफ्तरों में इसी तरह एक्सटेंशन कॉर्ड लगा के काम चलाते हैं कि सिर्फ सप्लाई किसी तरह पहुंच जाए, ना उसकी अर्थिंग की। एक एक्सटेंशन कॉर्ड में GFC करंट फॉल्ट, ग्राउंड फॉल्ट करंट डिटेक्टर लगना बड़ा जरूरी है। लेकिन यहाँ तो ऐसी घरों में बन रही है एक्सटेंशन कॉर्ड और नॉर्मल केबल रेटिंग भी प्रॉपर नहीं होती,
करंट की कैपेसिटी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें सर्ज प्रोटेक्टर और आपका जीएफसी का प्रोटेक्टर, ऐसी आपका एक्सटेंशन कॉर्ड लेने जिसमें ये दो जीएफसी और सर्ज प्रोटेक्टर लगे हुए बिल्ट इन भी आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं इसलिए कि ये देखें बैरिकेड, आप हम लोग पैनल में मेंटेनेंस करते हैं, बैरिकेड निकाल देते हैं सारे। तो इसकी कंप्लायंस बड़ी जरूरी है यहाँ पे। अब ये जंक्शन बॉक्स जमीन पर पड़ा हुआ है वहाँ पे, और इसको एज एक्सटेंशन कॉर्ड इस्तेमाल के लिए ये देखें ये कॉर्ड किस तरह इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह ये एग्जिस्ट ओवरहेड इंडोर्स, कि अगर आप ये देखें कि अगर आपने क्या कहते हैं, मैं आपकी इसकी बहुत सारी वीडियो भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कि ये देखें अगर आपने ऊपर आजकल तो 11 केवी की लाइनें घरों के ऊपर से ऐसी जा रही है, और अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल के अगर हाई टेंशन के करीब से गुजर रहे हैं तो अगर कोई फॉल्ट अगर आती है तो स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज की वजह से आपको डेंजर हो सकता है। तो आपने उसके ऊपर ट्रेवल करना फिर मंकी की तरह, मतलब एक आप उससे दूर होना है, 7 मीटर से लेकर 15 मीटर का डिस्टेंस आता है तो आपने उससे दूर होना है ताकि 7 मीटर से 15 मीटर की सेफ डिस्टेंस से वहां पे निकल जाए। तो आपने उसी तरह वहां पे निकलना है। यहाँ पे अगर आप ये देखें कॉर्ड हम किस तरह निकालते हैं, ये जीएफसी है जो ग्राउंड फ्लोर करंट इंटरप्टर, ये लगाना चाहिए आपके प्लांटों पे। और ये अंडर राइटिंग लेबोरेटरीज है जिनकी स्टैंपिंग होती है, आजकल तो बहुत ज़्यादा गलत स्टैंपिंग भी हो रही है। अब ये हमें खुद देखना है कि ये जीएफसी प्रोटेक्शन, ये है जीएफसी प्रोटेक्शन। अगर ग्राउंड फ्लड कोई आती है तो ये पीछे से पावर ऑफ करेगा, ना कि पावर ऑफ को विद इन मिनिमम टाइम में, मतलब ये आपको पावर ऑफ कर देगा वहां से। ये देखें इस कमरे की हालत आप देख लें, यहाँ पे कितनी चीजें अब यहाँ पे लगाई हुई है, ये देखें। इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग समझते हैं कि न्यूट्रल में करंट नहीं होगा, अवॉइड ब्रेकिंग द न्यूट्रल बंडल इन अ मल्टी वायर ब्रांच सर्किट। हमेशा न्यूट्रल को भी लाइव समझा जाए और आप उसी हिसाब से इसकी सेफ्टी के हिसाब से आप देखें कि ये क्या कहते हैं वहाँ पे जो है ना, अब ये ड्राई स्किन, वेट स्किन, ये डिफरेंट स्किन के हैं। स्टेप एंड टच पोटेंशियल में मगर आपको मैं दिखाता हूँ इसकी डायग्राम्स, ये देखें। अगर आपको यहाँ पे करीब है इसके और वायर नीचे गिर गया तो आपके ग्राउंड में करंट आएगा। तो ये दो टांगों के दौरान 1 मीटर डिस्टेंस होता है, इसमें स्टेप वोल्टेज कहलाती है, और टच वोल्टेज तो आप भी ये क्या कहते हैं इसमें। और अगर इसमें ये देखें, ये वही जो मैं अभी हाईएस्ट वोल्टेज यहाँ पे होगी, ये वायर गिरा और उसके बाद 7 से 15 मीटर तक ये डिक्रीज वोल्टेज हो जाएगा। अब इसको इससे बाहर तो आपने दोनों टांगों को मिला के चलना है, ये देखें, और उछल उछल के चलना है। कभी भी मतलब इसके आपने पाँव को नहीं फैलाना ताकि नहीं कि इसके अंदर यार पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल खत्म हो जाएगा और आपको शॉक लग सकता है। आपने किसी को टच नहीं किया। हम भी मतलब अभी भी पिछली बारिशों में भी यही हुआ है कि लोगों ने टच नहीं किया, मतलब जानवर के पानी के करीब गए पोलों के पास, वहां पर स्टेप वोल्टेज की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी प्रिकॉशंस है इसमें। आप किसी भी टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखते हो, जरूरी नहीं इलेक्ट्रिकल से, लेकिन सेफ्टी कंप्लायंस के लिए छोटी छोटी जो आपकी बेहतर चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेंगी यहाँ पे। ये देखिए डेंजर जोन है, इसमें इसमें मिनिमम डिस्टेंस को टच पोटेंशियल भी आपको ये लग सकता है, जाहिर बात है। ऊपर अगर टच करेगा तो आपकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड में जाएगा और कंटिन्यूटी आपकी बॉडी के थ्रू, इसीलिए आप इंसुलेशन बूट पहने यहाँ पे, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल आर्क और ब्लास्ट का ये आर्क फ्लैश कहलाता है, ये न्यू कंसेप्ट है कि अगर आपने सारी सेफ्टियां लगाई हुई हैं, सारी सेफ्टियां लगी हुई हैं और उसके ऊपर आपने ये क्या कहते हैं आर्क आपने रखी, आर्क होती है तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें, उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ पीपीए आपकी वर्दी, आपका यूनिफॉर्म वो है। और आप तो आजकल तो इनबिल्ट आर्क फ्लैश के प्रोटेक्शन सिस्टम जिसमें पावर ऑफ हो जाती है, फाइबर ऑप्टिक, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो खुदा के लिए आप सिर्फ पीपी प्रॉपर लगा दें और उसमें एहतियात करें कि जाने क्या कहते हैं ये, और इसमें मिनिमम डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। ये देखिए ये आर्क ब्लास्ट है इसके अंदर वहां पे, और ये देखिए ये ट्रॉली खोल रहा था यहाँ पे, इसको ब्लास्ट हुई है यहाँ पे, ये भी ये ट्रॉली को चला रहा था। ये सिर्फ ट्रॉली को चार्ज किया उसमें और ये ब्लास्ट आ गया, देखिए चार्ज कर रहा है। अब ये देख लें कितना खतरनाक है।
हम एक छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब ख्याल रखें तो बढ़ाता है। तो LFPAE जो है आपकी इसकी 3 जोन्स में डिवाइड करता है, एक फ्लैश प्रोटेक्शन बाउंड्री, लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री और रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री। अब ये मैंने तो देखा है कि लोग गली के इलेक्ट्रीशियनों से बुला के काम करवा लेते हैं, ये इसका बिल्कुल कोई ख्याल ही नहीं है। और हम लोग तो बड़ी बहादुर बनते हैं कि किसी खतरे में कूद के जाके काम कर रहे हैं। मैंने ये देखा बहुत सारे प्लांटों में, मतलब ये कि लोग ये समझते हैं, ये जो स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन है, कि हमने अगर खतरे में काम किया तो मैनेजमेंट खुश हो जाएगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट खुश नहीं होगी। मतलब ये है कि खतरे में आपने प्लांट को बंद नहीं कराया, आपने रनिंग प्लांट पे काम करने की कोशिश की, आप उनकी प्रोडक्शन बचा दी, लेकिन अपने आप को खतरे में डाल के। तो खुदा के लिए, और इसका ये चार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, फ्लैश प्रोटेक्शन बाउंड्री के और लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री का ये चार्ट है आपका, ये हर एक का। लिमिटेड अप्रोच बाउंड्री में, रिस्ट्रिक्टेड अप्रोच बाउंड्री में सिर्फ स्किल्ड पर्सन जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, विद प्रॉपर पीपी के साथ। ये इसलिए इसके बगैर वहां पे नहीं जा सकता। और आर फ्लैश में फिर इसके हर उसके प्रोहिबिटेड अप्रोच बाउंड्री में भी आपको उसी हिसाब से जाना पड़ेगा वहां पे। ये देखें, ये डिस्टेंस है, डिफरेंट मेंटेन्स है, ये एफपीए 70E में बहुत बड़े आराम से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। और आप अपने प्लांट पे भी कैलकुलेट किया, जैसे इसकी आर्क एनर्जी, आर्क वोल्टेज, और उसी हिसाब से पीपी का सिलेक्शन, उसका रिस्क लेवल की बर्निंग किस हद तक होगी और उसका रिस्क लेवल को किसको मिनिमाइज किया जाए। मतलब ये इसके वाले से ये करना पड़ा। ये देखिए एक चार्ट है, तो अगर आपकी वोल्टेज इतनी है तो इतना डिस्टेंस आपने मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। उसी हिसाब से प्रोहिबिटेड बाउंड्री में आपको वो मतलब वही बंदा भी वही जा सकता है। इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि सिर्फ स्किल्ड पर्सन ही जाए, ना कहे कि मतलब ये कि अपने बच्चों को ना कहे कनेक्शन कर दें, फलाना कर दें। उनको तो नहीं पता, जो नॉन स्किल्ड पर्सन है उसको इसके हैजर्ड्स का नहीं पता। तो आपको हैजर्ड्स का अगर आइडिया है, हैजर्ड्स का ख्याल रखें। और ये आप आर्क फ्लैश अपने प्लांटों में भी कराएं, या आप खुद कर लें LFPA 70 कोड से। अगर आप इसमें कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाजिर हूँ विदाउट एनी कमर्शियल एक्सपेंस आपके साथ। ये देखिए फ्लैश हैजर्ड्स हैं विद डिफरेंट यहाँ पे। अब टाइम बहुत कम है, मतलब आप ये देखें, इलेक्ट्रिकल आर्ट्स प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ up to 35,000 degree Fahrenheit. Intense heat from arc causes a sudden expansion of air that results in a blast with very strong air pressure. Lighting is a natural arc. All known materials are vaporized at this temperature. Copper expanded 67,000 times, water 1670. सच है मोटर कंट्रोल सेंटर। अब ये आर्क का आपने जो वैल्यू निकालनी होती है इंक्लोजर के अंदर और बाहर, दोनों तरीके से NFPA 70 में जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल उसके अंदर मिल जाएंगे। Clothing can be ignited several feet away. Cloth areas can be burned more severely than exposed skin. Hearing loss from sound blast. The sound can have a magnitude as high as 140 dB at a distance of 2 feet from the arc. ये बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे। लाइव वर्क के लिए जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, वो परमिट्स होना चाहिए, अप्रोच बाउंड्रीज इस्टेब्लिश, और ये उस बाउंड्री में जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से अंदर चलेंगे। ये देखें, ये हमने कई प्लांटों पे किया है, तो उसके अंदर ये कैलकुलेट करके ये वार्निंग के साइन पैनल के ऊपर लगा दिए जाते हैं। अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और किस टाइप की पीपी है, अगर मैं किसी पीपी पे जा रहा हूँ जैसे इसके अंदर है, तो उस पीपी में मैंने वही कपड़े पहनने हैं जो मैंने क्या कहते हैं वहां पे इसके अंदर आ रहे लिखे हुए, FR पैंट्स, फायर रेजिस्टेंस पैंट्स और शर्ट, और इसके बर्निंग लेवल 4 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आप रिस्क लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर कि इसका रिस्क लेवल कितना है। ये देखें बिल्कुल वही है। ओशा रेगुलेशन में भी de-energize, reduce additional increase hazards, cutting ventilation to hazard location, emergency alarm system, ये सारी चीज़ आपको करना। अब ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मटेरियल, हैजर्डस मटेरियल क्या है? एस्बेस्टॉस। ये तो बिल्कुल अब खत्म, बैंड भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इस्तेमाल हो रहा है। एक और बहुत पहले जरूरी था, पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल PCB ऑयल होता था, जो पुराने ट्रांसफार्मर में ये डाला जाता था। बाद में पता चला कि ये कैंसरस है। तो इसके लिए अगर आप जैसे कुछ पुराने प्लांटों में अगर ऐसे ट्रांसफार्मर्स आते हैं या ओल्ड प्लांट्स बाहर से आते हैं तो उसमें PCB फील्ड होते हैं। तो PCB फील्ड का जो ऑयल है उसको हैंडलिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। इसी तरह SF6 गैस की जो ट्रॉलियाँ हैं उसमें जब ये लीक करती है तो बहुत नुकसानदेह है।
इसी तरह कंबस्टेबल गैसेज है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन, ये सारी हैजर्डस मटेरियल है मतलब वहाँ पे। अब ये देखें प्रॉपर सेफ्टी प्रोसीजर, आप ग्लव्स पहने। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिशियन की एक टेंडेंसी है कि वो कहते हैं हम ग्लव्स के साथ काम नहीं कर सकते। ये अब आपने ट्रेन करना होगा लोगों को कि प्रॉपर सेफ्टी की कंप्लायंस किस तरह की जाए। अगर आप मेरे वीडियो पे भी जाए, मैंने यूट्यूब के जो उसमें सेफ्टी कंप्लायंस का एक मैंने 5-6 मिनट का एक क्लिप बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें खाली 1 घंटा या 2 घंटे में हम प्रॉपर कवर अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरा मतलब एक अच्छी तरह स्टडी करके फिर अपनी जगह प्लांट पे जाके, इंडस्ट्री में जाके, घर में जाके सेफ कंप्लायंस करें। और उसकी सेफ कंप्लायंस के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। मतलब हमारे यहाँ तो मैं तो फिर वो यही कहता हूँ कि जाना क्या कहते हैं, बाहर का गोरा अगर आप यहाँ पे आता है तो मिनरल वाटर पी के भी उसका पेट खराब हो जाता है। हम पत्थर भी खा लें मिलावट शुदा, हमारा कुछ नहीं होता। इसी तरह लोग आरसीडी नहीं लगाते कि जी बार बार ट्रिपिंग में कौन जाए फिर ऑन करे वहाँ पे। इसका मतलब कोई खराबी है, कोई लीकेज करंट है तो जिसकी वजह से वो ट्रिप कर रहा है, भैया उस रूट काज को देखने के हमसे वो ब्रेकर को निकाल के बाईपास कर देते हैं। बहुत सारे प्लांटों में ये चीज़ें लगी हैं, लेकिन इनिशियल और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टेड ऑफिस का जो आपको सर्टिफाई करता है उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो है ना वो इसको सर्टिफाई करके आपको सर्टिफिकेट दे। लेकिन ये है कि मैं चाहे आप 1910 के कोड में चले जाएं, चाहे आजकल के कोड में चले जाएं, 1937 के कोड में चले जाएं, सब में उसकी सेफ्टी कंप्लायंस है। और इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टेड ऑफिस को बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन कोई भी फॉलो नहीं। इसका चैप्टर 5 है और उसमें अगर 38 क्लास 38, 39 और 40 देखें तो सेफ्टी कंप्लायंस पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है पब्लिक सेफ्टी के लिए। अगर आप यहाँ देखें टर्न द पावर ऑफ, ये पहला। अब कोई अगर आपका अर्थिंग है, चाहे आपने जो भी प्रोटेक्शन लगाई है, आप उसमें पावर मिनिमम टाइम में, जैसे मैंने आपका एलटी पे बताया 0.7 सेकेंड 3 फेज पे, तो अगर आपकी ट्रिपिंग 0.7 सेकेंड में नहीं हो रही तो आप उसका फिर कोई रिमेडियल करें। बहुत रिमेडियल है, मतलब आपने प्रॉपर नहीं डाला हुआ। इवन अगर आपने अर्थिंग कंडक्टर गलत लिया है तो स्पार्क वो तो पहले ही फॉल्ट करंट जैसे आएगा वो ब्रेक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी उसकी। और ये ऐसे बड़े एक्सीडेंट मैं देख चुका हूँ कि लोगों ने कि जहाँ 240 का केबल लगना था अर्थिंग पे 6 मिलीमीटर का केबल डाल के, और इसी तरह प्लांटों में मैंने कराची में देखा है कि लोग अर्थ पिट नहीं बनाते ऐसी जमीन में, वो कहते हैं जमीन जमीन है, अर्थ अर्थ है, तो अर्थ पिट तक नहीं जाते। एक्चुअली अर्थिंग बिल्कुल एक सेपरेट सब्जेक्ट है, वो मैं किसी को दोबारा कोशिश करूंगा कि अर्थिंग पे प्रॉपर तरीके से बात की जाए। लेकिन मेरी अगर यूट्यूब के उसमें जाएंगे ना तो उसमें अर्थिंग सिस्टम पे भी मैंने कुछ बात की है, तो अब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसमें मेरे से बात कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है सेफ्टी मेजर्स हैं यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का। BS-76 ये देखें डिफरेंट वोल्टेज है, टेस्ट वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। BS-76 में ये बड़ा अच्छा चार्ट दिया था। तो आप इंस्पेक्शन शीट है और इंस्पेक्शन शीट को फिल करेंगे तो बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स का आपको पता चल जाएगा। ये BS-76 में है और ये अगर आप इसको फॉलो करें प्लांटों पे, इंडस्ट्री में, इवन घर में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सेफ हो जाएंगी। अगर आपने बाईपास किया वो कुछ उसकी सेफ्टी प्रोसीजर का नहीं पता तो ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम। ये देखें हर चीज़ हर स्टेप का आपसे वो पूछ रहा है और आपने सिर्फ टिक मार्क करना है और टिक मार्क करके आप सेफ्टी का शेड्यूल इंस्पेक्शन, तो आप किसी जगह चाहे घर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, इस शेड्यूल इंस्पेक्शन को फॉलो करें जो BS-7671 आपसे कहता है कि शेड्यूल को इंस्पेक्शन को फॉलो किया जाए। अगर आप ये कहीं से भी ले सकते हैं, मैं भी आपको दे रहा हूँ। इसी तरह ये टिपिकल इंसुलेशन रेजिस्टेंस में और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट। इसमें आप वोल्टेज 500 वोल्ट के मैगर से 10 मिनट की रीडिंग लेते हैं और एक मिनट की रीडिंग लेते हैं। इन दोनों का रेशियो निकालते हैं और रेशियो निकाल के आपको जो है ना क्या कहते हैं, इसमें उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ है वो पता चल जाती है। अगर 4 है तो एक्सीलेंट है, अगर 4 से कम जैसे इस पे चार्ट में दिया हुआ है तो ये आपको उसी हिसाब से ये कम मिलेगी आपको यहाँ पे। ये देखें इसी तरह ये अगर सेफ वोल्टेजेस हैं तो आपने यहाँ जाना है उस हिसाब से। टच वोल्टेज अकॉर्डिंग टू IEC 50 वोल्ट है मैक्सिमम और उसमें आपके NEC कोड में 30 वोल्ट है, तो आप उसकी कंप्लायंस करें कि अगर सेफ वोल्टेज में। इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है थर्मोग्राफिक एनालिसिस।
अब ये थर्मोग्राफिक एनालिसिस की अभी ये नॉर्मल है और उसके साथ ये थर्मोग्राफिक है। अब आप खुद इसको स्टडी करने की कोशिश करें कि ये टेम्परेचर जो है 67.4 ये एक्सेप्टेबल है ये टेम्परेचर लिमिट, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीवीसी केबल है। तो अगर इसमें हीटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इधर नहीं पता चल रही लेकिन हीटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये 67.4 तक इसका टेम्परेचर चला गया और ये केबल किसी वक्त भी पैनल के अंदर बस्ट हो सकता है। इसमें या तो लोड ज़्यादा है या कोई कनेक्शन लूज है या जो है ना क्या कहते हैं ये केबल अंडर साइज है या केबल की इंसुलेशन खराब हो गई है। तो ये सेफ्टी कंप्लायंस के लिए, इसी तरह इसके अंदर भी अगर आप देखें कि ये ब्रेकर्स हैं और इसके साथ केबल कि ये यहाँ पे 68.1 का टेम्परेचर दे रहा है, इसका मतलब याद है कि ये कनेक्शन पे या लूज है कोई कनेक्शन। नॉर्मली आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा लेकिन लूज कनेक्शन का आपको थर्मोग्राफिक एनालिसिस ही कराना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखें कि प्लांट है, सीमेंट प्लांट है और उसकी आप देखें कि सीमेंट प्लांट के अंदर ये एयर कंडीशन रूम है, 6.3 केवी की जो है ना ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं तो उसके अंदर पंखे लगा के उसका टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है, हालांकि एयर कंडीशन है। बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं और 6.3 केवी की उसको प्रॉपर तरीके से मैंने तो देखा है कि जैसे अगर आपने पिछली स्लाइड में भी बताया कि प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन स्टडी, मैंने वापडा में देखा है कि पीछे 1600 एम्पेयर का लगाया और कंज्यूमर ने 2500 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया था। मतलब अब आप देखें प्रोडक्शन की कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। नॉर्मली सीमेंट प्लांट 1 केवी के फील्डर होते हैं तो उसको कैसे देखा जाए। ये देखें, ये प्लांट देखें, कमरे दरवाजे खोल के, ये ना कोई अर्थिंग का कंसेप्ट है ना बिल्कुल ये हीटिंग हो रही है। ये मोटर्स हैं, करोड़ों रुपए की मोटर्स हैं और उसके अंदर कैसे ड्रम बढ़ रहे हैं। ये साइड पे अनसेफ प्रैक्टिस है। ये देखें पंखे लगा के कूलिंग की जा रही है, बजाय ये कि रूट कॉज करें कि ये पंखे क्यों मतलब ये कि ये छोटा सा, अब ये वायरिंग देख ले आप, ये ट्रांसफार्मर की टोटली गलत वायरिंग है। अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी बहुत डिटेल में जाएं, पता नहीं कि मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूँ आपको यहाँ पे, लेकिन ये बात की जा सकती है आपसे यहाँ पे। ये देखिए अर्थिंग की ईसीपी बाहर है और किस तरह आपने, अगर यहाँ जरा सा भी कोई स्पार्क होगा तो आग लग सकती है यहाँ पे। ये देखें आप, ये पैनल रूम्स हैं, ये इनका बैगिंग सेक्शन था जिसमें पैनल इस तरह रखा हुआ है, वहीं से ऑपरेट होता है। आप अंदाजा लगा लेंगे कैसे हैं। ये मोटर के कोई ग्रैंड ब्रांड नहीं लगे हुए, ये आम प्लांटों में यही चल रहा है, बड़े बड़े प्लांट, मतलब ये सेफ्टी की कंप्लायंस। और ये आपको मैं एक देना चाह रहा हूँ रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी कि इसमें अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी चाहिए या प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको सब मिल जाएगी, मतलब अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन ये जो मटेरियल अगर बनाया मैंने इन सारी बुक से बनाया, तो अगर आप चाहें इसको फॉलो कर लें, मतलब ये आप इट्स अप टू यू कि आप किस तरह इसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। शुक्रिया जी। अब स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको इसका सॉफ्टवेयर आप ले लें तो सॉफ्टवेयर की एक वो प्रेजेंटेशन होगी। जो ये इकोडेल का एक सॉफ्टवेयर है जो आम मतलब ये कि अवेलेबल है, आप 4.8 वर्जन आप नेट से इसको डाउनलोड कर लें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये हर चीज का जवाब है। ये इकोडेल का सॉफ्टवेयर हम खोलना है और इसमें अगर आप इसको फॉलो करें, अगर आप भी अगर हमसे कोई आपसे बात करनी है तो बात की जा सकती है, लेकिन ये फ्री अवेलेबल है और ये टेस्ट की कॉपी है बिल्कुल। और अगर आप इसको बहुत अच्छी तरह से इसको फॉलो करें, इसको अगर आप देखें, अब आप जल्दी साहब आप जरा एक्सप्लेन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इकोडेल का सॉफ्टवेयर है जो कि स्नाइडर का है और ये हमारे पास जो फ्रीली अवेलेबल है। हम इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके और अपने डिज़ाइन के काम के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नाइडर का बहुत शुक्रिया कि उसने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें फ्री अवेलेबल की है। अब इसमें हमारे पास सिर्फ एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि हम इसमें छोटा सा एक डिज़ाइन अपना करते हैं और वहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं और किस किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें बताएगा। सबसे पहले हम बस बार सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम ये डिफरेंट यहाँ पर सारी सोर्सेज अवेलेबल हैं। हम सोर्स देख लेते हैं कि हमारी एक्चुअल में क्या सोर्स है, एमवी सोर्स है या कोई हमारे पास फीडर है या हमारे पास जनरेटर है। हम इसमें जनरेटर सिंक भी कर सकते हैं और पावर बैंक भी लगा सकते हैं
कैपेसिटर बैंक यानी PFI को इम्प्रूव करने के लिए अगर हमें ज़रूरत होती है तो ये खुद भी हमें रिकमेंड करता है इसके साथ ही। तो हम एक नॉर्मल छोटा सा एक फीडर ले लेते हैं कि हमने एक बस बार लगाई है और एक हमारे पास एक LV सोर्स है, और इस बस बार के साथ हम अब लोड अपना कनेक्ट करेंगे कुछ। उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए। ये हमारी सोर्स और ये हमारा लोड है। लोड हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि पैसिव लोड है, या हमारा मोटर का लोड है, या हमारा सिंपल लाइटिंग का लोड है, या हमने कोई सॉकेट दिया हुआ है। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी मोटर का लोड होता है जो हमारा बहुत काउंट होता है। लेकिन ये कि हमारे पास जिस तरह भी लोड होगा तो हम उन सबको यहाँ पर लगा सकते हैं डिफरेंटली। मैंने यहाँ पर एक मोटर सेलेक्ट की है और एक मैंने जो है वो जनरल लोड सेलेक्ट किया। हम इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अगेन डिफरेंट टाइप की मोटर्स ले लेते हैं और डिफरेंट टाइप के लोड्स ले लेते हैं उसके। और उसके साथ अगर हमें PFI को इम्प्रूव करने की अगर हमें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे पास मोटर्स हैं तो हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, ये आपके सामने मैंने एक छोटा सा सर्किट, एक छोटी सी DB बनाई है जिसमें हमारे पास पहले मोटर है। आप ये देखें कि जब आप इससे सेलेक्ट करेंगे इसको तो आपके राइट हैंड पे इस तरह डिटेल्स आएंगे। टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग करंट, मतलब आप इसका जो है वो खुद, ये इसका जनरल डेटा है जो कि इसका ऑलरेडी फीड हुआ है। इसमें हमारे पास जो डिटेल्स हमारी मोटर के हवाले से होंगी हमने वो यहाँ पर फीड करनी होंगी। ये मोटर की डिटेल्स सेलेक्ट करके यहाँ से, और ये हम दे सकते हैं कि हमारी इसकी आउटपुट पावर कितनी है हमारी मोटर की। तो मैं 11 किलो तकरीबन एक 15 किलोवाट की मैं मोटर जनरल 15 किलो विथ थर्मल प्रोटेक्शन। यस, अच्छा, इसका करंट उसने हमें खुद बता दिया। और मोटर पे इसका टाइप ऑफ स्टार्टिंग पूछ रहा है कि आप इसको डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्ट करेंगे, स्टार डेल्टा स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल स्पीड ड्राइव से करना है, स्मूथ स्टार्टर करना है। तो हम ये टाइप ऑफ स्टार्टर जो है ये हमारे अपने सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या सेलेक्ट किया। हम इसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर ले लेते हैं। ट्रिपिंग क्लास है, जो हमारी ट्रिपिंग क्लास होगी इसमें जनरल में 10 दी है, क्लास 10 है, हम उसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन टाइप की क्या प्रेफरेंस है, नो प्रेफरेंस, और हम इसको, ये हमने इसका अपना जनरल डेटा जो था वो हमने फीड कर दिया है एज पर हमारी मोटर की डिटेल्स। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बतानी थी कि हमें इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के साथ ही जनरल पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे डिज़ाइन के वो हमें इसमें फीड करने होंगे। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, टारगेट पावर फैक्टर 0.95 हम इसको रख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इसको देखते रहें। केबल्स के अंदर आप देखें तो केबल्स के अंदर यहाँ पर इसने लिखा हुआ है कि मैक्सिमम परमिसिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमें यहाँ पर जितना मैक्सिमम, यानी अगर हम मिसाल के तौर पे 95 का रखेंगे तो ये हमें, अगर केबल साइज 95 से ऊपर जा रहा होगा तो ये हमें उसको डबल में ले जाएगा, यानी हमें मैक्सिमम 95 तक का देगा साइज डिज़ाइन में, उससे ज़्यादा नहीं देगा। तो अच्छा, ये हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम अपना लेइंग मेथड को देखते हैं कि अगर हमारे पास केबल ट्रे में इतनी जगह है तो फिर उसी हिसाब से हमें जो है ना वो यहाँ पर केबल ले करने में आसानी होती है। तो मैं इसको जो है ना 120, मैक्सिमम 120 का कर देता हूँ। अच्छा, रिड्यूस न्यूट्रल या फुल न्यूट्रल, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस टाइप का न्यूट्रल चाह रहे हैं। अगर आपने क्या कहते हैं हार्मोनिक्स की कंसिडरेशन है तो उसमें फुल न्यूट्रल चाहिए होता है, और अगर नॉर्मली हाफ ऑफ द न्यूट्रल लेते हैं और हाफ लेते हैं। अगर आपके सिस्टम में हार्मोनिक्स ज़्यादा नहीं है
और सिंपल आपका नॉर्मल सिस्टम है और 3 फेज का लोड ज़्यादा है तो आप रिड्यूस न्यूट्रल देते हैं, और अगर आपका सिंगल फेज का न्यूट्रल लोड ज़्यादा है तो उसमें आप फुल न्यूट्रल देते हैं। तो चूँकि मैंने मोटर्स रखी हैं और लोड कम है तो इसलिए रिड्यूस न्यूट्रल, क्योंकि इससे भी जो है वो आपका केबल की कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अच्छा, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो इसमें जनरली 30 डिग्री होता है, जबकि हमारे पास नॉर्मली हमें जो है वो 45 का होना चाहिए। और अच्छा, अगर आप अंडरग्राउंड का सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अंडरग्राउंड का टेम्परेचर भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो नॉर्मल एक्सपोज एयर का सेलेक्ट किया क्योंकि मैंने अपने सिस्टम को इसी तरह से डिज़ाइन किया। अच्छा, ये मेरी सारी बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो मेरे सेलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद मैंने ये सारा सिस्टम है और ये मेरी मोटर है कि जो मैंने सेलेक्ट की थी 15 किलोवाट की, और ये उसकी डिटेल। अच्छा, इसी के ऊपर सेकंड स्टेप के अंदर इसके ऊपर केबल आ जाती है। ये केबल के अंदर मुझे इसको ये बताना है कि मेरी केबल की लेंथ कितनी है। जनरली 5 मीटर की इसमें है, तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारी लेंथ 45-50 मीटर तक की हो तो वो हमें जो एक्चुअल लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फीड करना होगा, क्योंकि हमारे वोल्टेज ड्रॉप इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये है कि इसमें इंसुलेशन को यहाँ से हमें चेंज करना होगा, क्योंकि हम नॉर्मली जो है वो PVC केबल्स यूज़ करते हैं और कॉपर के यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हमारा मल्टी कोर के केबल है तो हमें यहाँ इसको बताना है कि मल्टी कोर है, और अगर हम सिंगल कोर का केबल यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ बताना होगा इसको। अच्छा, P इंक्लूडेड है या सेपरेट P है, तो नॉर्मली हम सेपरेट P यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ सेपरेट P कर दिया। और ये 2 बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम इसमें फुट फीड करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर मैं, ये हमारा जनरल लोड है कोई, मैं उसको बता देता हूँ यहाँ पर कि हमारा ये मिसाल के तौर पे वहाँ मैंने लिया था 15 किलोवाट की मोटर ली थी। मैं जनरल जो है वो मैं यहाँ पे एक मतलब 50 किलोवाट का कोई फीडर ले लेता हूँ कि मेरा मतलब एक डिपार्टमेंट है जिसको ये लोड जाएगा, तो वहाँ पे 50 किलोवाट का जो है ना वो मेरा ये फीडर होगा। और पावर फैक्टर 0.85 होगा इसका, क्योंकि हमारा जब बैंक लगेगा तो वो इसको। उसके बाद हमारा ये 3 फेज प्लस न्यूट्रल है सप्लाई हमारी, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर सिंगल फेज का लोड भी चलेगा मिसाल के तौर पे, तो इसलिए हमें होगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमें इसको केबल का बताना होगा कि हमारी केबल PVC है और हमारा उसका न्यूट्रल सेपरेट होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास दूसरी मोटर है, दूसरी मोटर को भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो हमारी मिसाल पहले हमने 15 किलोवाट ली थी, अब हम 11 किलोवाट की मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। टाइप ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्ट नहीं है, हम इसको भी स्टार डेल्टा पे ले लेते हैं। ये हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम क्या स्टार्टिंग मेथड रखते हैं उसका। ठीक है जी, और यहाँ पे भी हम इसकी केबल का बताएंगे कि हमने PVC केबल, हमारा PE इसका सेपरेट है। अच्छा, एक और भी हमारा एक इस तरह एक और हमारा फीडर है कि जो ये हम तकरीबन समझ लें आप 30 किलोवाट का ले लेते हैं। थ्री फेज न्यूट्रल वोल्टेज की टॉलरेंस आपको यहाँ पे बयान करनी होगी कि मतलब कितने % जो है वो लॉस हो सकता है, ±4%। यहाँ पे हम इसको चले बाय डिफॉल्ट में इसने 4% दिया हुआ है, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि 3% तक जो है ना वो होना चाहिए। इसी तरह हम इसको यहाँ पर भी कर देते हैं इस फीडर के ऊपर 3% तक। अच्छा, इसी तरह हमें इसकी केबल का भी बताना होगा कि ये हमारी PVC है और सेपरेट PE होगा। अच्छा, ये हमारी सोर्स है, सोर्स में भी हमें यहाँ पर इसको बताना होगा कि भाई हमें एक्शन PE नहीं PVC देना है और सेपरेट PE चाहिए हमें। वोल्टेज हमारे 400 है,
और मैं कॉल बैक करता हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। बाकी सब चीज़ें ये हमारी ऑटो कैलकुलेट करेगा। अब अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करने को कह देते हैं प्रोजेक्ट, तो ये हमारा कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि हमारे पास क्या केबल साइज होना चाहिए और कितने एम्पेयर का ब्रेकर होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें इस हिसाब से बता देगा। इसके अंदर ये आपको वोल्टेज ड्रॉप की भी लिमिट बताएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना है आपके फीडर पे, करंट कितना है, पी कंडक्टर आपका प्रोटेक्टिव कंडक्टर किस साइज का लगाना चाहिए, ये सारी डिटेल्स आप उसके अंदर मिल जाएंगे। और इसी तरह पावर फैक्टर कितना कैपेसिटिव, कितने कैपेसिटर लगने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपने अपने प्लांट का सेफ्टी ऑडिट भी करना है तो इसी वाले से बड़े आराम से कर सकते हैं वहाँ पे। तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि देखो सारे वो जूम करके दिखाएं, ये देखें, अब ये पूरे पैरामीटर्स हैं। अब आप थोड़ा सा बताते हैं। हाँ, ये देखें, ये हमारी सबसे पहले हम सोर्स पे चले जाते हैं। उसने हमें बताया कि 400 वोल्ट है और 187 एम्पेयर हमारा करंट होगा। यहाँ पे उसने हमें बताया अर्थिंग सिस्टम, उसने हमें बताया न्यूट्रल साथ सेपरेट है। और ये देखें यहाँ पर इसने हमने चूंकि लेंथ जो हमने इसको 5 मीटर जनरल दी थी, इसने वही सेलेक्ट की है, वही रखी है। फेज का कंडक्टर इसने हमसे कहा है कि जनाब आप 120 का एक केबल इस्तेमाल करेंगे पर फेज। और न्यूट्रल के लिए उसने हमें 70 mm का केबल दिया है और अर्थिंग के लिए भी उसने हमें 70 mm का केबल साइज दिया। हाँ ठीक। तो ये हमारा जो है वो इसने केबल की डिटेल हमें दी है। और यहाँ पर ये इसने अपना, चूंकि श्नाइडर का सॉफ्टवेयर है तो इसलिए ये उसी हिसाब से अपना तमाम मॉडल नंबर वगैरह देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसी मॉडल नंबर को फॉलो करें। इसने हमें नीचे बता दिया है कि हमारी रिक्वायरमेंट 240 एम्पेयर के ब्रेकर की है। तो हम अपना श्नाइडर में, टेरासाकी में या किसी भी ब्रांड है उसके अंदर हम 240 एम्पेयर का ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं अपने मेन सोर्स के लिए। अच्छा, उसके बाद सेकंड आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर कि ये आपके ऊपर इसने यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि इस बस बार के ऊपर जो शॉर्ट सर्किट लेवल है वो IK3 मैक्सिमम 19.1 के है। यानी इस बस बार से रिलेटेड जो ब्रेकर है उनकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग यानी मिनिमम 20 के होनी चाहिए, 20 के वो ब्रेकर होने चाहिए यहाँ पे। और इसी तरह यहाँ पर आपको ये देखें, जैसे वहाँ पर बता रहा है कि IK3 मैक्सिमम 19.1 के यानी 20 के तक का आपका ब्रेकर होना चाहिए। अच्छा, ये डिफरेंट हमारे टैब्स हैं ऊपर कि जिनको चेंज करके हम अपनी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने हमें ये बताया है कि जो हमारा केबल में, इस केबल के अंदर इस लोड के ऊपर जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो मैक्सिमम 0.283% होगा। क्योंकि मेरी लेंथ बहुत कम है इसलिए मेरा वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम है। जब आप यहाँ पे लेंथ चेंज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप वेरी कर जाएगा इसी हिसाब से। तो ये यहाँ पे आपको मतलब इसीलिए लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा केबल साइज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसी तरह से, ये देखें आप, ये हमारा लोड का इसमें डिटेल्स हमें बताएंगे कि इस 15 किलोवाट की जो मोटर हमने ली थी उसके लिए हमें 50 एम्पेयर का एक ब्रेकर चाहिए। ये ऊपर श्नाइडर का जो ब्रेकर है उसकी डिटेल्स हैं। 50 एम्पेयर का ब्रेकर हमें चाहिए और 6 mm का हमें केबल चाहिए फेज का, पर फेज 6 mm का एक केबल। और इसी तरह अर्थ के लिए भी हमें 6 mm का एक केबल चाहिए अर्थिंग के लिए भी। इसने यहाँ पर हमें ये बताया है कि इसका 0.86 पावर फैक्टर होगा। इसी तरह ये हमारा जो हमने दूसरा लोड लिया था 50 किलोवाट का, उसके अंदर उसने हमें बताया कि फेज का करंट जो है, फेज का केबल जो है वो 50 mm का होना चाहिए, न्यूट्रल का केबल 25 mm का होना चाहिए और इसी तरह अर्थिंग का केबल साइज जो है वो 25 mm का होना चाहिए। और 100 एम्पेयर का ब्रेकर हमें यहाँ पर इस 50 किलोवाट के लोड के लिए रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर आप इसकी कैलकुलेशन रिजल्ट्स में जाकर देखेंगे तो वही आपने बताया, उसने बताया यहाँ पे कि इसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग 19.1 यानी 20 के तक का होना चाहिए। और उसी उसके ऊपर चूंकि लेंथ जो मैंने ली थी उसके हिसाब से उसने हमें 0.158 वोल्टेज ड्रॉप उसने हमें यहाँ पर बताया। इसी तरह आप
इन दो सर्किट्स को भी देखें कि यहाँ पर इसने हमें 0.31 वोल्टेज ड्रॉप बताया है और 19.1 के है, और इस आखिरी लोड जो हमने तकरीबन 35 किलोवाट का लिया था वहाँ उसने हमें 0.216% जो है वोल्टेज ड्रॉप उसने हमें बताया, और केबल साइज और एम्पेयर रेटिंग हम ये इतना देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे आखिरी चीज़ बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इसने हमें ये बताई है कि हमारा पावर फैक्टर बैंक कितना बड़ा होना चाहिए। पावर फैक्टर बैंक 250 एम्पेयर का पावर फैक्टर बैंक का ब्रेकर होना चाहिए। केबल साइज उसने हमें वहाँ पर बताया 70 mm का फेस का होना चाहिए और 35 mm का अर्थ का केबल साइज होना चाहिए। यहाँ पर 87.5 kVAR हमारा टोटल रिक्वायर्ड होगा, जो हमें हमारे इस पावर फैक्टर को हमारे टारगेट पावर फैक्टर तक पहुंचाने के लिए होगा। क्योंकि लेंथ कम थी इसीलिए उसने हमें उसी हिसाब से बताया कि 0.081% टोटल होंगे इसके वोल्टेज ड्रॉप का उसने हमें बताया। अच्छा, ये यहाँ की डिटेल्स थी जो सर्किट के अंदर आपको नज़र आ रही है। यहाँ आप सेकंड उसके ऊपर जाके ये रिपोर्ट, सेकंड टैब है, थर्ड टैब है इसका रिपोर्ट का। जब आप इसकी रिपोर्ट पे चले जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा इसका फीचर अवेलेबल है कि आपके ये जो भी सर्किट है इसकी टोटल आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि इसने बैक एंड के ऊपर क्या क्या कैलकुलेशंस और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स, क्या क्या फार्मूलाज यूज़ किए। आप ये देखें इसके अंदर कि इसने टोटल सर्किट उसकी नंबरिंग के हिसाब से पूरी आपको ये एक रिपोर्ट तैयार करके दे देता है इसकी कैलकुलेशन की, कि जो आप अपने पास PDF के अंदर या मतलब किसी भी टेक्स्ट फॉर्म में आप अपने पास सेव कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको जनरेट करवा के इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर लें तो आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब आप इसको स्टडी कर सकते हैं और आपको यहाँ से इसकी तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ जो इसका एक और बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फीचर है वो ये है कि जो ये आपकी ड्राइंग है, ये जो आपने खुद यहाँ पर जो सर्किटरी बनाई है, अगर आप इसी सर्किटरी को यहाँ इससे एक्सपोर्ट करवा लें तो यही सेम ड्राइंग आपके पास आपकी ऑटोकैड फॉर्मेट में भी आपके पास एक्सपोर्ट हो सकती है। कि आप इसको ऑटोकैड के ऊपर भी जो है ना वो आइंदा चाहें तो ऑटोकैड में भी आप इसको खोल सकते हैं और आपके मतलब एक अपडेटेड रिकॉर्ड के लिए जो है ना वो है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक दफ़ा यहाँ पे पहले सर्किट डिज़ाइन करें और फिर उसके बाद आप बाद में ऑटोकैड पे जाकर वहाँ पे अलग से ड्राइंग बनाएं। आप इसी ड्राइंग को एक्सपोर्ट करवा लें तो आपको आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और आपके पास ये ऑटोकैड में और PDF फॉर्म में भी आ जाती है। ये रिपोर्ट है इसकी, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। डिफरेंट सोर्सेज है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि लोड अपना सेम रखते हुए मैं जो ये फीडर है इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर आपको सोर्स सिर्फ चेंज कर रहा हूँ कि सोर्स के अंदर मैं MV सोर्स ले लेता हूँ तो आपको ये इसमें और भी बहुत कुछ बताएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर MV सोर्स लगा दी और अब मैं इसको अगेन कैलकुलेट करवाऊंगा। अच्छा, जब भी कोई भी चीज़ एक भी अगर चीज़ चेंज की जाएगी तो दोबारा कैलकुलेट करवाना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। तो ये दोबारा हमारा कैलकुलेट करके अब हमें यहाँ पर और थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करवा दिया। हमें यहाँ पर भी इसके लिए भी केबल सेलेक्ट करनी थी। केबल यहाँ पे भी हमें इसको बतानी पड़ेगी कि हमें जो है वो PVC इस्तेमाल करना है और P हमारा सेपरेट होगा। अच्छा, ये चूँकि हमने MV सोर्स ली है तो इसके अंदर हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमारा क्या वोल्टेज है। तो हमारे चूँकि MV के अंदर 11 kV है हमारा स्टैंडर्ड, तो 11 kV सेलेक्ट करेंगे। और यह है केबल साइज। केबल के अंदर हमें यहाँ बताना है इसको कि हमने कॉपर यूज़ करना है और सिंगल कोर, ठीक है, मल्टी कोर चूँकि हमारे नॉर्मल 11 kV के ऊपर हम लोग 3 कोर मल्टी कोर केबल यूज़ करते हैं तो वो हमने इसको किया। अच्छा, ट्रांसफार्मर ये खुद सेलेक्ट करेगा। हम सिर्फ इसको ट्रांसफार्मर की टेक्नोलॉजी टाइप इसको बता देंगे कि हमने कौन सा है, मतलब मिनरल ऑयल वाला यानी ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर हमने इसको सेलेक्ट किया है यहाँ पर, जिसके सेकेंडरी वोल्टेज 400 होंगे, सेपरेट उसका है। इसी तरह हमने यहाँ पर इसका केबल टाइप बता दिया है कि हमारा PVC होगा और सेपरेट। अब हम इसको अगेन कैलकुलेट करवाएंगे तो ये हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताए। एक पैरामीटर भी चेंज करेंगे तो आपको पूरा इसको चेंज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये देखिए
इसने हमें यहाँ पर ये बता दिया 160 kVA, इसने हमें यहाँ पर ये बताया कि हमें 160 kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए, और केबल साइज उसने हमें यहाँ पर 70 के 2 कर दिए। और अच्छा, ये फर्क जो आया कि हमने उसने हमें पहले 95 का एक केबल दिया था और अब 70 के 2 दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से है कि जो हमारे टोटल लोड का रिक्वायरमेंट आ रही होगी ट्रांसफार्मर की, अगर हमारा ट्रांसफार्मर मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो 120 kVA का अगर ट्रांसफार्मर होगा और हमारे लोड की रिक्वायरमेंट अगर 100 kVA आ रही होगी, तो वो हमें 100 kVA अगर उसमें मौजूद नहीं है तो फिर वो हमें 120 kVA का ट्रांसफार्मर रिकमेंड करेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो स्टैंडर्ड में होती है और वही अवेलेबल होते हैं। अगर उसके अलावा मतलब आपको कोई स्पेशल चाहिए तो वो आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट अलग से होती है कि वो आपको मतलब वैसे फिर ऑर्डर पे आपको बनवाना पड़ता है। लेकिन अगर इसके पास मतलब 100 kVA अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और 100 kVA का इसके अंदर नहीं है, ठीक है, आपको उससे वेरी नेक्स्ट ट्रांसफार्मर जो है वो सजेस्ट करेगा कि आप ये ट्रांसफार्मर यूज़ करें। और जो उसके बाद जो आउटपुट का केबल है वो भी आपको ये उसी हिसाब से देगा कि चूंकि इतना ट्रांसफार्मर है तो इसके ऊपर यही केबल जो है वो सूट करेगा, और बाकी उसके बाद जो दूसरा केबल यानी लोड के बाद जो केबल होगा वो आपको एज पर लोड ही देगा कि इसीलिए इसने यहाँ पर हमारा ये केबल साइज चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अब वही जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 120 का मैंने मैक्सिमम रखा था, अगर मैं 240 रखता तो फिर ये मुझे 185 का शायद सजेस्ट कर देता या 150 का mm का हमें केबल जो है वो मुझे सजेस्ट कर देता। लेकिन चूंकि मैंने इसको वहाँ पे लिमिट किया था कि मुझे 120 mm का चाहिए केबल मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप देखें कि उसने यहाँ पर 70 के 2 रिकमेंड कर दिए, क्योंकि एक्चुअल कैलकुलेशन के अंदर 120 से ऊपर जा रहा होगा। तो आप ये देखें कि ये सोर्स जो मैंने चेंज किया तो उसी के हिसाब से इसने हमें यहाँ पर ये बताया है कि 250/500 MVA इसने शॉर्ट सर्किट इसका लेवल लिया है, और उसी के बाद उसने हमें यहाँ पर ये इसके अंदर बताएगा कि 4% यहाँ पर जो है वो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और ये यहाँ पर इस 5 मीटर की लेंथ में 0.078% वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और इस ट्रांसफार्मर के बाद 5.67 इसका शॉर्ट सर्किट लेवल हो गया। अब ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है यहाँ पर, क्योंकि पहले जो हमारे पास एक जनरल फीडर आ रहा था उसके अंदर चूंकि शॉर्ट सर्किट लेवल पीछे से जो आ रहा होगा उस हिसाब से हमारे पास जो है वो शॉर्ट सर्किट लेवल यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करके बताएगा। लेकिन अब चूंकि हमारा ट्रांसफार्मर हमने अपना डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर इस सर्किट के लिए हमने चूंकि लगाया है, तो हमारा जो लोड है उस लोड के अकॉर्डिंगली इस ट्रांसफार्मर से जो हमें मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट मिल पाएगा वो ही यहाँ पर हमें इसने जो है ना वो बताया है कि आपका मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट लेवल जो है वो 5.67 यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 kV लेट थ्रू करंट होता है। मतलब ये यूटिलिटी का जो शॉर्ट सर्किट आएगा उसका लिमिट करेगा। एक चीज़ और मैं करेक्शन करूँ कि ये जो 4% है ये वोल्टेज इम्पीडेंस है उसके मुताबिक उसके करंट को लिमिट करता है। 270% होते हैं ये। तो जो ट्रांसफार्मर है ये स्टैटिक मशीन है, ये कोई शॉर्ट सर्किट करंट प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि ये करंट को पास करता है। तो ट्रांसफार्मर लिमिट करता है करंट को, तो यूटिलिटी का पीछे 20 kVA तो ये जो है ना इससे ज़्यादा पास नहीं कर सकते। ये आपके कंपोनेंट उसी हिसाब से डिजाइन होंगे। तो ये है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे इसका जो एक और फीचर मैं आपको एक दिखाऊं कि ये देखें, अगर हम इसको ब्रेकर पे अगर हम इसको सेलेक्ट करें, अगर ब्रेकर को सेलेक्ट करें तो यहाँ हम ये हमारे पास प्रॉपर्टीज डिटेल्स यानी ये इस ब्रेकर की तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल रही होंगी कि इसकी क्या रेंज और क्या अपना कितने एम्पेयर और हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। अच्छा, जो अगली बात है वो ये है कर्व, कि आपको यहाँ पे इसके टाइम इनवर्स कर्व्स आपको इसके जो है ना वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। जो भी ब्रेकर आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको इसके सारे टाइम इनवर्स कर्व्स कंपैरेटिवली मिलेंगे। आप और ये इसका पूरे जो है ना वो लिंक है सारा आपस में, जो आप पूरा इसका डिज़ाइन करके के बाद आप इसको यहाँ देख सकते हैं। जिस ब्रेकर को आप सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको उसकी कर्व जो है ट्रिपिंग कर्व जो आपको यहाँ पर दिखाएगा सारी अलग अलग। तो ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू था, एक हमारा
इकोडेल के सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो वापस हम चलते हैं तार सलीम साहब के पास क्वेश्चन आंसर्स के लिए, कि वो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आपको एड्रेस करेंगे। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन है आपके पास है तो वो मुझे अगर बता दें, कोई भी क्वेश्चन हो, और इसमें बाद में भी आपके जहन में आए तो आप बेशक लिख के भेज दें, मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने बहुत लिमिट था, नहीं तो ये तो 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते तक आप प्रैक्टिस करें एग्जाम्पल, मतलब ये कि ये सॉफ्टवेयर अच्छा, अब ये चूंकि सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिकली आप कर लेते हैं तो आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैकेनिकली अगर आप क्रॉस चेक कर ले तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि आपने सॉफ्टवेयर में कोई डाटा गलत डाला, बाद में भूल जाते हैं हम, टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर डालना भूल जाते हैं, तो वो फिर केबल की डिजाइनिंग गलत हो जाती है। इस तरह अर्थिंग सिस्टम आपने क्या मांगना है, वो आपकी एप्लीकेशन का आपका सिलेक्शन होगा कि TNS चाहिए, TT चाहिए या TNC चाहिए, तो वो आपने कोड की कंप्लायंस करते हुए वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर की भी एक है, आपके सामने हमने प्रेजेंटेशन की है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा हो मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो अभी आप अपने प्लांट का सेफ्टी ऑडिट भी कर सकते हैं इससे। एक बात तो ये थी कि हार्मोनिक्स के लिए अगर आप IEC के कोड में जाएं, और मैंने अगर आप YouTube पे भी जाएंगे तो मैंने हार्मोनिक्स की लिमिटेशन पे एक वीडियो डाली हुई है मेरे, अगर आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे तो 5 मिनट की एक है जिसमें वो लिमिट है क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की लिमिट है, तो मैक्सिमम वो 10% से ज्यादा आप नहीं जा सकते। THD लेवल टोटल क्वेश्चन जो है वो 10% ज्यादा नहीं जाते, लेकिन आप ये कंज्यूमर के उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लोड क्या है। IEC इसको लिमिट करता है, मतलब ये कि क्लास 1 की एक लिमिट है 5% है, फिर 8% है, फिर 10% है। तो अगर आप मेरी वीडियो में भी जाएंगे ना YouTube में, तो वो आपको दोबारा रिपीट कर देगा आपको, और उसका कोड का नंबर भी सारा दिया हुआ उसके अंदर कि जिस कोड के हवाले से हमने बात की है। बड़ा मिसकंसेप्शन है मार्केट में कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी, हार्मोनिक एक ऑड होते हैं, एक इवन होते हैं। अच्छा, अब जैसे एक जनरली जो हमारी एप्लीकेशन चल रही है यहाँ पे ये कि यूपीएस जो है ना, ये थर्ड हार्मोनिक करता है, तो इसमें यूपीएस अगर आपके यहाँ ज्यादा है तो न्यूट्रल के साइज को बढ़ाना पड़ता है आपको, क्योंकि न्यूट्रल में फिर करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव सीक्वेंस करंट इसमें फ्लो करता है। ये आपके जाने क्या कहते हैं, अगर न्यूट्रल है, अगर यूपीएस है। इसी तरह अगर आपकी जाने क्या कहते हैं फिफ्थ हार्मोनिक, जैसे VFD वगैरह लगे हुए हैं, तो VFD 5th और 7th हार्मोनिक क्रिएट करता है, तो 5th और 7th हार्मोनिक रिपल्सिव टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। इस रिपल्सिव टॉर्क की वजह से आपके जाने के मोटर्स वगैरह में हीटिंग पैदा होती है और वो बर्न कर सकती है। इसलिए मेरा एक ओपिनियन एक ये है कि इसी तरह तीसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोनिक्स के वाले से, अगर आपने मोटर को ये हैजर्डस एरिया की मोटर ली है तो उसको हार्मोनिक लेवल बताना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसमें इसकी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है, T1 से लेकर T6 है। अगर आपने एक मोटर बाहर से तो आ गई, आपने हैजर्डस एरिया 0, 1 और 2 उसके वो एरिया है, अब उस हिसाब से मंगा ली, चाहे 2 की मंगा ली, अब उसमें मैंने जिस एरिया में लगाया वो हार्मोनिक अगर ज्यादा है तो ये इसकी टेम्परेचर क्लासिफिकेशन, अगर आपने T3 या T4 ली है तो वो उसकी क्लासिफिकेशन, क्योंकि हार्मोनिक वहां पे ज्यादा है तो इसकी हीटिंग क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी। हीटिंग क्लासिफिकेशन चेंज हो गई तो वो मोटर हैजर्डस एरिया की नहीं रहेगी। इसलिए ये आपको रखना बड़ा जरूरी है कि ये देखते रहे कि इसके अंदर के टेम्परेचर क्लासिफिकेशन क्या ली है और मेरा हैजर्डस एरिया क्या है यहाँ पे। तो ये हार्मोनिक का भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई इस पे कोई हम लोग कर ले तो बड़ा बेहतर होगा। मतलब इसमें ये एक हार्मोनिक का अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मैं उसमें हार्मोनिक लेवल चेंज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में, कि जो आपका हार्मोनिक लेवल है तो आपकी डिजाइन फिर उसी हिसाब से होगी। आप उसमें हार्मोनिक लेवल सेलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर में और डिजाइन उसी हिसाब से आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी बाद में भी हो तो खुदा के लिए मुझसे बात करें। मतलब ये नहीं कि मैं एज ए दोस्त, आपके फादर, आप मेरे, मतलब उस हिसाब से हम आपसे बात करेंगे। अगर किसी को रिकॉर्डिंग भी चाहिए तो मैं, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज दें हम आपको भेज देंगे इसकी रिकॉर्डिंग, और ईमेल रिकॉर्डिंग भी हम आपको भेज देंगे, जिसकी रिक्वेस्ट भी आएगी हम उसको भेज देंगे। आप ये मत समझिए कि हम कोई स्लैकनेस आएगी, मतलब हमारी तरफ कोई गलती हो गई तो मार्क्स कर दीजिएगा, और आप लोगों का शुक्रिया आपने इतना टाइम निकाला। लेकिन हमने कोशिश की है कि एक छोटी सी, और मैंने एक जर्नल देकर मैं आपको बताऊं, मैंने तकरीबन 24-25 साल प्लांट पे काम करता रहा, इन सारी चीजों की कोई कंसिडरेशन करते ही नहीं थे हमारे यहाँ। मतलब ये डिजाइन के हवाले से बस ये कि जो केबल मिले डाल दे, और सेफ्टी कंप्लायंस के हवाले से अर्थिंग का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं हमें। और अभी भी मैंने देखा है कि इसी को बिल्कुल कुछ नहीं है। अगर कोई भी हो, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंडस्ट्रियल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन अगर आपने डोमेस्टिकली देनी तो आपने एरिया की क्लासिफिकेशन करनी है। अगर एरिया की क्लासिफिकेशन में उसमें अगर आपके, क्योंकि आजकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है, मतलब आप यूपीएस के बगैर नहीं रह सकते, प्लांटों में आप वीएफडी के बगैर नहीं रह सकते, मतलब जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक। इसी तरह अगर आपका प्लांट है तो इंडक्शन फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई केसेस देखे हैं कि यहाँ पे इंडक्शन फर्नेस लगा दी, नॉर्मल वायरिंग कर दी और उसके बाद उनके कैपेसिटर बर्स्ट होना शुरू हो गए, मतलब जो प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान नेवी में एक बड़ा सीरियस केस है कि एक वीएफडी लगा के उनकी बोटें डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो आप इसमें मतलब ये कि पहले तो आप ये देखें कि आपका हार्मोनिक लेवल उस जगह का है क्या, वो आप इसके अंदर जो भी हार्मोनिक लेवल डालेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर उसी हिसाब से वो डिजाइन करेगा। अगर हार्मोनिक लेवल ज्यादा होगा तो कंडक्टर का साइज भी इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको मैनुअली भी कर सकते हैं आप, लेकिन सॉफ्टवेयर से डाले तो आपका सारा ये दे देगा। अब इसी तरह ट्रांसफार्मर्स की जैसे प्रोटेक्शन स्कीम है, वो बिल्कुल उसके आपने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगानी है नहीं लगानी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से चार्ट अवेलेबल है, उसी हिसाब से। अगर छोटा ट्रांसफार्मर है तो इसमें कोई हैवी प्रोटेक्शन नहीं लगाते, लेकिन अगर बड़ा ट्रांसफार्मर इसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन भी लगती है, बुखोल्स रिले भी लगते हैं और टेम्परेचर की भी प्रोटेक्शन लगती है। तो ये अगर 1000 kVA या 1250 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उसमें बुखोल्स रिले ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेक्शन के लिए इसकी फिर कैस्केड रिकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन भी होती है कि पीछे वाला जो है ना उसका टाइम इनवर्स कर्व ऐसा हो। अगर आप टाइम इनवर्स कर्व में जाएंगे, और इसका जो है ना टेरासाकी का भी एक सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, पुराना वर्जन इनका, जिसमें टेम कर्व के नाम से आपको गूगल में मिल जाएगा। तो उसमें फिर आप इसकी क्लासिफिकेशन ऐसा हो कि अगर इतना करंट आए तो ये पहले फ्लो करे। नॉर्मली शॉर्ट सर्किट के लिए बैकअप प्रोटेक्शन में फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज का सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होना चाहिए, और अगर टाइम कर्व दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो वो गलत है। इसी तरह टाइम इनवर्स कर्व की सिलेक्शन होगी डिफरेंट लेवल पे, आप उस लेवल के हिसाब से उसकी कोऑर्डिनेशन आप बड़ी अच्छी तरह सेट कर सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आप लोग कुछ बोल नहीं रहेगा, मतलब ये कि या गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, थक गए, तो शुक्रिया अदा करें आप लोगों का। फिर जो भी प्रॉब्लम हो मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत।